15 की इब्तिदा करते हैं। IFRS 15 अवाम बाकी आ जाए तो मैं कह देता हूं रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स। सर IFRS 15 सिर्फ और सिर्फ मार्च 22 में 8 नंबर का है था, बाकी उसके अलावा आगे आने वाले बैचेस में कितने का है? 20 का। इसका टेस्टिंग लेवल 2 है, लेकिन ICAP ने कोई भी नया टॉपिक आए पहली दफा सिलेबस में तो उसका टेस्टिंग लेवल रखा है 1। IFRS 15 ने कुल मिला के वैसे तो 2 स्टैंडर्ड्स और 4 इफ्रिक्स को रिप्लेस किया। हमारे सिलेबस में ऐसे इफ्रिक की गहराई में जाने की हमें जरूरत नहीं है, तो हम कहेंगे IFRS 15 ने IFRS 11 और किसको रिप्लेस किया है? IS 18 को। सही है सर, IFRS 11 और IS 18 को इसने जो है रिप्लेस कर दिया है। अब सर ये स्टैंडर्ड हमें क्या कहता है? ये स्टैंडर्ड कहता है भैया रेवेन्यू देखना है फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स। रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स। अब सबकी तवज्जो इधर। सर स्टैंडर्ड हैंडआउट में चाह रहा हूँ और कुछ 1-2 बच्चे और भी आ जाए, तब तक मैं यहाँ पर भी खोल देता हूँ ताकि हम एक साथ, नहीं तो बच्चे शोर कहते रहेंगे सर हैंडआउट और हम डिस्टर्ब होते रहेंगे, है ना सर। चले सर, इसमें क्या क्या बातें पढ़ने वाले थे? स्कोप, डेफिनेशन, 5 स्टेप मॉडल, नॉटीनेस वाली बातें, कॉन्ट्रैक्ट एसेट लायबिलिटीज, वो सब मैंने पिछली क्लास में सिर्फ लिखाया था। अफेक्टिवली ये IS आज शुरू हो रहा है, ये अपने पास नोट कर ले। इसने रिप्लेस किया है, रिप्लेस कर रहा है ये 2 चीजों को। किसको? हमने कहा ये रिप्लेस करेगा, ये MCQ में ये पूछ सकता है, रिप्लेसेस IFRS 11 और खैर IFRS नहीं, ये भी IS 11 था, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स और IS 18। सही है सर, रेवेन्यू। अब सर ये जो स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड आपको क्या बताएगा? सर सबकी तवज्जो इधर। ये स्टैंडर्ड आपको बता रहा होता है रेवेन्यू किस तरीके से रिकॉर्ड करना है, और ये बताने के लिए इसने कुछ डेफिनेशंस का सहारा लिया है। सबसे पहली डेफिनेशन क्या कह रहा है? कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पार्टीज दैट क्रिएट्स इन्फोर्सेबल राइट्स एंड। सर याद रखें, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट हमेशा क्या होता है? एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट का मतलब क्या है? प्रॉपर जो है एग्री हुए हो लोग किसी भी चीज के ऊपर। अब सुनना, बशीर भाई है और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर राइट्स एंड ऑब्लिगेशन जरूरी है। बशीर भाई है, वो रोज सैलानी में JDC में जाकर जो है दोपहर का खाना खाते हैं। एक दिन JDC ने बशीर भाई को अपनी बेगम के हाथ का खाना नहीं पसंद। हम ये नहीं कि बशीर है मुझसे बेगम के हाथ का खाना पसंद नहीं होने का मुस्तहिक नहीं है, उन्होंने कहा वहां पर लोग सही शेफ वेफ बनाते हैं। रोज वो सैलानी में और JDC में या आलमगीर वालों के साथ कहीं भी वो जाकर जो है खाना खा लेते हैं दोपहर का। एक दिन वो गए और सपोज करें वो JDC जाते और JDC वालों ने नहीं मना कर दिया, खाना बना ही नहीं रहे, तो क्या बशीर भाई JDC वालों पे केस कर सकते? नहीं। वो बेशक आप खाना खा रहे थे लेकिन कॉन्ट्रैक्ट आपका उनके साथ नहीं था, कोई राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस नहीं थे। जब राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, तो बशीर भाई केस। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी क्या है? दोनों पार्टीज के इन्फोर्सेबल राइट्स भी और ऑब्लिगेशंस भी हो। फिर अगली डेफिनेशन, कस्टमर, a party that is contracted with an entity to obtain goods or services that are an output, जो कि एक आउटपुट है किसका? और that are an output
of the entity's ordinary activities in exchange for consideration। हमने कहा कि सर ऑर्डिनरी एक्टिविटीज क्या होती हैं? आम हालात की एक्टिविटीज। जैसे फॉर एग्जाम्पल भाई हमने कहा केएनएस की ऑर्डिनरी एक्टिविटीज क्या है? टीचिंग सर्विसेज देना। केएनएस जो आपको टीचिंग सर्विसेज दे रहा है तो केएनएस के आप कस्टमर हुए। सलीम भाई केएनएस से आके पुराना फर्नीचर लेकर के जाते हैं, वो भी केएनएस से कुछ खरीद रहे हैं, लेकिन वो केएनएस के कस्टमर नहीं है। सही है सर। यूनिलीवर की ऑर्डिनरी एक्टिविटीज क्या है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स बेचना। हमने कहा अगर यूनिलीवर किसी को अपने एम्प्लॉइज की गाड़ियां जो पुरानी हो जाती है उनको रिप्लेस कर देता है, पुरानी गाड़ियां बेच देता है शोरूम वालों को, तो वो जो शोरूम वाले वो यूनिलीवर के कस्टमर, क्योंकि हमने कस्टमर कौन होता है? जो ऑर्डिनरी एक्टिविटीज का आउटपुट खरीदता है। आगे बढ़ेंगे। अगली चीज इनकम। इनकम का मतलब क्या होता है? Income increases in economic benefits during the accounting period in the form of inflows or enhancement of assets or decrease in liabilities that result in increase in equity other than those relating to contributions from equity participants। सुनना सर, सबकी तवज्जो इधर। हमने कहा, इसने कहा इनकम जो होती है ना, जब इनकम क्रेडिट होती है, जब इनकम क्रेडिट होती है तो उसके अगेंस्ट में इसने कहा 3 चीजें डेबिट हो सकती हैं। कितनी चीजें डेबिट हो सकती हैं? 3। एक तो हमने कहा बैंक या रिसीवेबल डेबिट होगा, सही है। दूसरा कोई दूसरा एसेट भी हो सकता है, फर्नीचर भी, या हमने कहा व्हीकल भी, है ना सर। और तीसरा लाइबिलिटी भी कम हो सकती है। इसने कहा देखो जरूरी नहीं है कि इनकम जब आए तो उसके अगेंस्ट कैश या रिसीवेबल ही है। भाई नॉर्मल होता है इनकम, आपने फीस जमा कराई केएनएस को कैश की सूरत में। सर हमने कहा कि आप में से किसी के अब्बा का जो है गाड़ियों का काम था, सही है, और सर साजिद ने मुझे कहा कि मुझे 15 लाख की एक गाड़ी चाहिए और आप अभी सीए शुरू कर रहे थे। सर साजिद ने आपके अब्बा को घेर लिया, बोला पूरे सीए यहाँ से फ्री में करेगा, आप मुझे गाड़ी दे दो। तब सर साजिद क्या एंट्री बनाएंगे? फर्नीचर डेबिट, इनकम क्रेडिट, सही है सर। और तीसरी चीज लाइबिलिटी भी कम हो सकती है इनकम के किसी मद में। जैसे फॉर एग्जांपल आप फीस जमा कराने केएनएस आए, उस दिन केएनएस बनता सिर्फ गेट पे चौकीदार था। आप ने जो है सर साजिद साहब को बहुत अच्छी दोस्ती थी, आपने उनको फोन लगा, सर मुझे आज फीस जमा कराने आया था, आज ही पैसे ही रख लें, बाहर जाऊंगा गली के कोने पे जो है लुटेरे खड़े लूट लेंगे मेरे से पैसे, सही है। अब आप आज ही ये पैसे, अब केएनएस बंद है, बाहर चौकीदार था। सर साजिद ने कहा अच्छा बेटा एक काम ये करो, चौकीदार को वैसे ही मुझे महीने की सैलरी देनी थी, तुम एक काम ये करो कि महीने की सैलरी की मद में चौकीदार को ये पैसे दे दो, मेरी उससे बात करा दो। सर साजिद ने उसको कह दिया कि भाई महीने की सैलरी तुम्हारी ये हो गई, ये तुम्हारी महीने की सैलरी हो गई। तो अब सर साजिद की एंट्री बनाएंगे लाइबिलिटी डेबिट इनकम। तो हमने कहा सर इनकम के मर्ज में जरूरी नहीं है कि आपके पास कैश है। अच्छा अब सुनिएगा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट, इनकम का वर्ड जब स्टैंडर्ड यूज करता है ना, इनकम का वर्ड, तो ये कहता है इनकम मतलब जो अकाउंटिंग टर्म्स में इनकम होती है जो भी क्रेडिट होगा। सो फर्नीचर बेचने से भी जो इनकम होगी वो भी इनकम है, गुड्स बेचने से होगी वो भी इनकम है। रेवेन्यू को उसने अलग से डिफाइन किया। क्या कहा उसने रेवेन्यू को? आए देखते हैं। हैंड आउट किस किस के पास नहीं है? सर इनकम के बाद अगली चीज आ रही है परफॉर्मेंस। अभी इसको नहीं डिस्कस करेंगे, इसको आगे करेंगे। इसके आगे लिख लें वो काम जिसके करने के पैसे मिले। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के आगे क्या लिखेंगे? वो काम
काम जिसके करने के पैसे मिले उसको हम क्या कहते हैं? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, सिंपल अल्फाज में। फिर इसने कहा रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब क्या है? इनकम अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ एन एंटिटीज ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। रेवेन्यू वो इनकम है जो कि ऑर्डिनरी एक्टिविटीज के उसमें, देखिए सर, केएनएस फर्नीचर बेच के भी पैसे कमा रहे हैं, वो आपकी इनकम है, लेकिन वो आपका रेवेन्यू। केएनएस जो आप लोगों से कमा रहे हैं वो केएनएस का क्या है? रेवेन्यू है। सो यूनिलीवर अपनी व्हीकल्स बेचकर भी पैसे कमा रहे हैं, लेकिन वो यूनिलीवर की इनकम तो है रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या है? हमने कहा वो अमाउंट जो कि ऑर्डिनरी एक्टिविटी से कमा रहा हो। आखिरी डेफिनेशन पे आऊंगा, ट्रांजैक्शन प्राइस। इसके आगे उर्दू में लिख लो, वो पैसे जो हमें कोई भी काम करने के मिले, वो पैसे जो हमें कोई भी काम करने के मिले, मिले या मिलने वाले हो। ट्रांजैक्शन प्राइस की डेफिनेशन पढ़ते हैं। अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन टू विच एन एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू बी इंटाइटल्ड टू एन एक्सचेंज फॉर ट्रांसफरिंग प्रॉमिस गुड्स और सर्विसेज टू अ कस्टमर। अगली लाइन को अंडरलाइन करें, एक्सक्लूडिंग अमाउंट्स कलेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ थर्ड पार्टीज। इसका मतलब क्या है? आप सुनिएगा सर। सर हमारे मुल्क में तो आपको पता है इनडायरेक्ट टैक्सेशन है ना, क्योंकि जब तुम लोग दुकानें खोलते हो, आई मीन जब बिजनेसमैन दुकानें खोलता है तो दुकान वाला तो समझता है टैक्स देना तो मुझ पे फर्जी नहीं है। जिसको जहां जहां मौका मिलता है हम क्या करते हैं? टैक्स की चोरी कर लेते हैं ना सर, और उसको हक भी समझते हैं अपना। अब आते हैं सर, लेकिन आपको पता है ये मार्केट सपोज करो 100 रुपए का है। कितने का है? मैंने ये मार्केट 100 रुपए का बेचा, लेकिन सामने वाले से मैं लूंगा 117 रुपए। कितने लूंगा? और रेवेन्यू कितने से क्रेडिट करूंगा? 100 रुपए से। सेल्स टैक्स पेबल, सरकार से मैंने 17 रुपए सरकार की मद में लिए है ना सर। तो ये यही कह रहा है ट्रांजैक्शन प्राइस क्या है? वो अमाउंट जो तुम्हें मिले उसमें से माइनस कर दो वो अमाउंट जो किसी और के बिहाफ पे। अब सुनना, ये तो एक बड़ी सिंपल एग्जांपल है, लेकिन आजकल हमारे मुल्क में जो कॉन्सेप्ट्स है, अच्छा एक बात भी आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, सब कहें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या फाइनेंस के बंदे हैं, आपको कोई इतनी आसानी से नंबर्स में चूना नहीं लगाएगा। मैं एक बंदे को जानता हूं जिसने बहुत सारे इन्वेस्टर्स को चूना लगाया, अल्टीमेटली एक पढ़ा लिखा इन्वेस्टर उसको मिल गया फाइनेंस का। उसने कहा भाई रुको जरा, सब्र करो। क्या चूना लगाया बताता हूं सर। देखें, उस आदमी को वही करना था जो करीम ने किया, वही करना था जो उबर ने किया। सब देखो आजकल जो स्टार्टअप्स है ना, स्टार्टअप कल्चर में हम जी रहे हैं। कहाँ जी रहे हैं? और अच्छी चीज देखो भाई, सिंपल सी बात है कि आप नौकरी लेने के बजाय नौकरी देने वाले बने। सही है, लोग जीते स्टार्टअप कल्चर में। अच्छा, वो आदमी क्या करता था? वो एक बहुत बड़े पैमाने पे लोगों को पाकिस्तान टूर, नॉर्दर्न एरिया का टूर कराता था। अच्छा, उसकी सेटिंग क्या होती थी भाई? वो फॉर एग्जांपल आपने उसके साथ 2 लाख का ट्रिप बुक कराया ना, उसमें उसने ट्रिप किसी और को दे देना था पीछे सप्लायर को। सही है, जैसे फॉर एग्जांपल उसने हमजा को दे दिया, बोला हमजा ये ट्रिप आप कराओगे। हमजा एक टूर ऑपरेटर है, तो 1,80,000 हमजा को उसने देने होते थे, 2 लाख में उसने बुक कराया होता था। बेसिकली वो बीच में एक तरह से फैसिलिटेटर था। उसने बंदे को, तो उसकी देखा जाए ना तो उसकी हमजा से सेटिंग थी, जो भी ग्रॉस अमाउंट होगा उसका 10% मेरा। तो उसका रेवेन्यू क्या होना चाहिए था? 10%, जो कि भाई तेरा कमीशन बनती थी ना। लेकिन वो बहुत स्मार्ट आदमी था, वो पूरे 2 लाख दिखाता था। वो अपना रेवेन्यू कितना दिखाता था? हालांकि उसकी सबके साथ सेटिंग हुई भी थी, किसकी? कमीशन की। कमीशन की। मैं सिर्फ फेस पे हूं, पीछे काम। लेकिन वो 2 लाख क्यों दिखाता था? ताकि वो कितना बड़ा इन्वेस्टर को बताए बिजनेस है। उसका दिमाग ही यही था कि मैं इस बिजनेस को बड़ा करूं, और इसको कहते हैं टॉप लाइन।
मैं इसकी टॉप लाइन बड़ी करूं और बेच दूं। सबको उसने उस तरीके से उसने यूएस एड वालों से 4 करोड़ रेट है, और यूएस एड की तरफ से उसका ऑडिट करने आए थे ACCA वाले से। कौन आया हुआ था? लेकिन क्यों, वजह ये थी कि ACCA वालों को वैसे ही देना था, उन्होंने इतना गहराई में नहीं गए। वो बर्गर समझ रहे हो, बर्गर नेस में गए। एक आ गया सीजन बंदा जो कि डिफरेंट कंपनीज का डायरेक्टर्स भी था, फाइनेंस की नॉलेज थी, उसको भी उसने बोला सर हमारी तो इतने जो है ना करोड़ों की सेल्स है। उसने कहा अच्छा दिखाओ। उसने कहा भाई ये सेल्स तो तेरी ये है 10%, सही है, जो तू बता रहा है कि तेरे पास 50 करोड़ की सेल्स है, तेरी सेल्स 5 करोड़ है। वो चला गया। लेकिन आप यहां से सीखे, उस बंदे ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी, और उस बंदे ने उसके बाद वही बिजनेस मेरे सामने, एक बांग्लादेश और सिंगापुर की कंपनी थी, उसको बेच दिया। सही है सर। अब वो बंदा क्या था? वो बंदा था लम्स ग्रेजुएट, उसको मुंह के फायर करने। और आज भी मैं उसको बोलता हूँ यार जो आप बेचते हो ना भाई, बोलते हैं सीखा ये हमने, सही है। तो भाई उस बंदे ने बेच दिया। लेकिन पॉइंट समझे कि ये अगर आप कहीं ऑडिट पे जाएं और क्लाइंट आपके समझ करें, स्टार्टअप में ये हरकतें होती हैं कि टोटल अपना बोलते हैं भाई रुक तेरा असल बता ट्रांजैक्शन क्या है, तेरा कस्टमर के साथ क्या एग्रीमेंट है, कि 2 लाख है तो ये 180 तेरी डिस्क्रिप्शन पे खर्च हो रहा है, या तेरे उसको फिक्स किया हुआ 180 और 2 लाख, तो तेरा रेवेन्यू कितना है 20,000। सही है सर, क्या हम क्लियर है? तो आए सर आए, अब हम 1-2 इसके कुछ MCQs देखेंगे। MCQs देख लें बेटा, आ जाए, मजा नहीं आ रहा। समझा कर सब बच्चे पहली दफा में सही जगह से FIR 1 नहीं पढ़ते। आ जाए सर, ये तो मैं चाहता हूं कि रिकॉर्ड हुआ है। क्वेश्चन नंबर, हैंड आउट किस किस को नहीं मिला अभी भी? क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 19 ऑफ हैंड आउट। पेज नंबर 19 ऑफ हैंड आउट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर। Whale Limited is an agent who works on behalf of Dolphin, a famous performer. WL पेज नंबर 19, MCQ नंबर 2 है। WL has just collected rupees 100 million from a promoter in terms of ticket sales for a recent show done by Dolphin. WL earns commission of 10% in relation to Dolphin work. What is the correct double entry? सही डबल एंट्री क्या है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएंगे। 100 मिलियन कलेक्ट हुए, हमारा हक कितना है? तो 10%, तो हमने कहा 10% के हिसाब से सही मानों में हमारा रेवेन्यू है डेल्टा। कैश डेबिट रेवेन्यू 10 से और ट्रेड पेबल 90 से। MCQ नंबर 4, MCQ नंबर 4, Darya Limited has prepared its financial statement for the साल ended 30 September 14. It has included the following transactions in revenue at the amounts stated. Which of these has been correctly included in revenue according to IFRS 15 revenue from contracts with customers? इनमें से कौन सा सही तौर पे रेवेन्यू में शामिल है? एजेंसी सेल्स ऑफ 2.5 million on which PL is entitled to a commission, ये तो गलत है। फिर हमने कहा सेल्स प्रोसीड ऑफ 20 million फॉर मोटर व्हीकल्स, नहीं, ये भी रेवेन्यू तो। Sales of 15 million on 30 September 14, amount invoiced to and received from customer was 18 million, which includes 3 million for ongoing services to be done by RL over next 2 years. ये हमने कहा सही लग रहा है ना सर? 18 का था, 15 का अभी थी, 3 बाद में करेंगे। Sales of 20 million on 1 अक्टूबर 2000 to an established customer who with the agreement of will make full payment on 30
September 15 RL has a cost of capital of 10। भाई हमने कहा क्या इसको यहाँ पे फुल रिकॉर्ड करना चाहिए था, प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करता ना सर। तो सही जवाब क्या है, चार्ली। नमाज का ब्रेक लेंगे बेटा 55 पे, 5:55 पे, 4:55 सॉरी, आ जाए आए सर। अब आ जाएंगे रेवेन्यू मॉडल, हैंड आउट में गिवन है रेवेन्यू मॉडल, 5 स्टेप मॉडल। इंटरव्यूज में जाएं, सवाल बच्चे पूछते हैं फॉर्म में, IFRS 15 में क्या मेजर चेंज है, कहना पुराना वाला जो बेसिस था रिस्क एंड रिवॉर्ड का उसको हटा करके कौन सा मॉडल आ गया, 5 स्टेप मॉडल इंट्रोड्यूस हो चुका है। अब सुनना, ये 5 स्टेप मॉडल का मतलब क्या, उसने कहा हर रेवेन्यू ट्रांजैक्शन में इन 5 चीजों को देखो। किसको देखो, 5 चीजों को देखो। सही है सर। पहला इसमें चीज है कॉन्ट्रैक्ट है, दूसरा चीज क्या काम करने के पैसे हैं, तीसरा चीज कितने पैसे हैं, चौथी चीज पैसों को डिस्ट्रीब्यूट करो, पांचवी रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करोगे, उसी वक्त या आहिस्ता आहिस्ता। तो पहली चीज पढ़ने, सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए, सही है सर। तो पहली चीज पे आते हैं, identify the contract with the a contract can be oral, contract मुंह जबानी भी हो सकता है, निकाह नामा साइन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने गवाहान की मौजूदगी में कबूले कह दिया तो लीगली निकाह हो गया। सही है सर। A contract can be oral। अगली चीज रिटर्न, अच्छी चीज है कि क्या है, और तीसरी चीज इम्प्लाइड। अब देखो आंखों आंखों वाली चीज को मजहब नहीं मानता, ये बता दो। सही है सर। तो हमने कहा लेकिन इम्प्लाइड भी देखे, कॉन्ट्रैक्ट ओरल और रिटर्न हो समझ में आता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता। सर इम्प्लाइड कैसे हो सकता है, सर कॉन्ट्रैक्ट तो इम्प्लाइड भी। आप भाई फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, आप अभी ब्रेक होगी असर की, सबको नमाज पढ़नी चाहिए, लेकिन कुछ हजरात बेशर्मी की वजह से नमाज, अब वो जाएंगे कैंटीन में और वो लेस खोलेंगे और कैंटीन वाला उनको देखेगा, वो भी उसको, लेकिन आप लेस खोल रहे होंगे वो आपको रोकेगा नहीं। जब वो आपको नहीं रोक रहा, सही है, इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट। आप ये नहीं कह सकते कि चल भाई मैंने तुझसे कोई कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं तो मैंने लेस खा लिया पैसे। बेटा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, इम्प्लाइड हो गया। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, इम्प्लाइड हो गया। सही है सर। दुनिया भर में भैया अब ऐसे शॉपिंग मॉल बन रहे हैं कि आपको वहां पर कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, आप जाएंगे और बगैर पैसे वैसे दिए हुए, मतलब वो आपके डायरेक्ट अकाउंट से कट जाएंगे। फ्यूचर यही है, अगले 10-15 साल में पाकिस्तान में भी ऐसा ही होगा। सही है सर। तो आपने कहा उन सब में क्या आ गया, कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड। कॉन्ट्रैक्ट तो याद रखना, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ओरल, कैन बी रिटर्न और कैन बी इम्प्लाइड। कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इम्प्लाइड। आ जाए जी बेटा, निकाह इम्प्लाइड नहीं हो सकता। ओरल वाले को भी बेटा कभी मशवरा लेके गलती, मतलब कोशिश नहीं करना ओरल में तूने कर दिया चलो भाई सही है, साबित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आ जाए फिर कह रहा है अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर विल फॉल विद इन द स्कोप ऑफ IFRS 15 के स्कोप में तब ये फॉल करेगा जब ये सारी ये एंड वाली बातें हैं। Within the scope of IFRS 15 when all the following criteria are met।
पहली चीज, पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट्स हैव अप्रूव दी। अब यहां पर भी चाहे तो नोट कर ले, अप्रूवल कैन बी ओरल, कैन बी रिटन, कैन बी, खामोशी भी, पूरी रजामंदी। लॉ कहता है बेटा खामोशी भी क्या है, और इस्लाम भी कहता है, अब सुनना इस्लाम क्या कहता है। इस्लाम कहता है अगर आप कोई बुराई होते हुए देखें तो 3 स्टेजेस हैं। पहली चीज हाथ से रोके, हाथ से नहीं रोक सकते तो जबान, तीसरा क्या है दिल में। लेकिन सर आज एक बंदा फिल्म देख रहा है और हमारे दिल में भी नहीं आता कि ये गलत काम, ये बोला अगर तीसरी चीज भी नहीं है तो आपके दिल में ईमान ही नहीं है। तो सोचें, बुराई हो, फिल्म देख रहा है तो आपको हो कि भैया ये गलत काम कर रहा है, और हम तो क्या करते हैं, बड़े आराम से स्टेटस डालते हैं वॉचिंग स्पाइडरमैन, है ना सर। कला को बेटा ये मैं बता दूं, ये दोस्त ही तुम्हारा बोलेगा अल्लाह इसको कैसे जन्नत में बेच रहा है, ये तो मेरे इससे तो गुनाह किए थे, क्या आप कुछ उसने देख के आवाम को। तो याद रखना है कि सर गुनाह हो जाए तो इसकी पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं करते। सही है सर, अल्लाह से माफी। तो इसने कहा पार्टीज टू दी कॉन्ट्रैक्ट्स हैव अप्रूव दी, अप्रूवल कैन बी रिटन, ओरल एंड इम्प्लाइड। अगली चीज, each party's rights in relation to the goods or services to be transferred can be। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हो जिसमें दोनों पार्टीज के राइट्स, देखो एक पार्टी के राइट्स क्या होंगे, ट्रांजैक्शन प्राइस लेना, और उसकी ऑब्लिगेशन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, काम करना जो भी काम है, और दूसरी पार्टी के राइट्स क्या होंगे, सर्विसेज लेना, ऑब्लिगेशन पैसे पे करना। अब सर देखें इसके पीछे का बैकग्राउंड जरा सुनिएगा। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होने लगी आपस में कंपनीज में, खास तौर पे ग्रुप कंपनीज में, कि भाई आपने डिलीवरी कर दी और अभी डिसाइड ही नहीं हुआ था कितने पैसे देने हैं, सही है, किस तरीके से इसकी सेटलमेंट होगी। तो IFRS 15 के हिसाब से वहां पर ऑडिटर्स ने रोक दिया कि भैया ये सेल ही नहीं हुई है, क्योंकि भाई आपने दूसरी और तीसरी कंडीशन आइडेंटिफाई। दूसरी कंडीशन कह रहा है दोनों पार्टीज के राइट्स का क्या होना, आइडेंटिफाई होना, सर्विसेज का आइडेंटिफाई होना, और तीसरी में कह रहा है पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस, पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर द गुड्स और सर्विसेज टू बी ट्रांसफर्ड कैन बी। अब सर ये पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, कब पैसे मिलेंगे, कितने मिलेंगे, सही है सर। तो हमने कहा किस फॉर्म में दोगे, किस तरीके से दोगे, ये 3 बातें हो गई, पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशन। चौथी चीज कॉन्ट्रैक्ट हैज। अब सर व्हाट डू वी मीन बाय कमर्शियल सब्सटेंस, पैसे नहीं सर, कमर्शियल। वो बच्चे बताएं जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ IFRS 15 मुझसे पहले, वो बताएंगे व्हाट डू वी मीन बाय कमर्शियल सब्सटेंस। क्या होता है कमर्शियल सब्सटेंस? पर्सनल नाउ किससे? सर देखिए, जब आप बिजनेस में आएंगे ना, तो आप याद रखें, मैंने जिंदगी का मैं आप लोगों को एक और मशवरा दे रहा हूं। 2 तरह के लोग होते हैं, एक सैलरी वाला और एक बिजनेस वाला। कभी मशवरा लेना हो तो कोशिश करना उससे लेना कि वो बिजनेस वाला हो, क्योंकि सर सैलरी में जो है ना आपकी सोच शॉर्ट टर्म हो जाती है नेचुरली। बिजनेस वाला होता है ना, वो अगले कुछ सालों का सोच रहा। अब हमने कहा सर कि कमर्शियल सब्सटेंस होना चाहिए। कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब है कि आपको फायदे की उम्मीद हो, बेशक फौरन ना हो, बाद में हो। इसके पीछे 2-3 एग्जांपल्स दूंगा।
पहली एग्जांपल, मैं हज पे था तो मेरे साथ एक बंदा था, उसको फोन आया और एक फोन जो कि उस टाइम पे मेरे ख्याल में मार्केट वैल्यू 50,000 थी, उसने फोन पे कहा कि इसको बेचना शुरू करो 46,000 में। मार्केट वैल्यू 50 थी, उसकी अपनी कॉस्ट थी 47,000, उसने कहा 46 में। मैंने पूछा क्यों? उसने कहा यार वजह ये है कि अभी मैं इस प्रोडक्ट का सदर मोबाइल मार्केट में मोनोपोलिस्ट हूं, मेरे पास ये प्रोडक्ट है। बोला अब ये नया बंदा आया है और वो यही प्रोडक्ट बेचना उसने शुरू कर दिया है। मैं 50,000 का बेच रहा हूं, वो बेच रहा है 49,500 का। बोला अब मैंने इसकी प्राइस इतनी कम कर दी है कि ये नया बंदा मार्केट से आउट हो जाए, मार्केट से आउट हो जाए, क्योंकि मैं 46 में, लोग मुझसे खरीदेंगे, इससे नहीं खरीदेंगे। फिर ये क्या करेगा? प्राइस कम करेगा। जब ये प्राइस कम करेगा तो उसको कुछ बचेगा नहीं। और सर ये अब आप सोचे, एक बिजनेसमैन की सोच है। अब उसने कहा कि कमर्शियल सब्सटेंस क्या है? बोला एक दफा ये मार्केट से आउट हुआ फिर तो मैं ही जेकान शिकरे, अब फिर मैं ही इसको जिस प्राइस पे बेचना चाहूं 50 के 51 में बेच दूंगा, है ना सर? तो अब उसने कहा उस पर्टिकुलर पीरियड में तो मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा, लेकिन उसको पैसे गिराने में भी कमर्शियल सब्सटेंस नजर आ रहा था। दूसरी एग्जांपल, कुछ बच्चों को याद होगी कि मैं एक कंपनी में गया और मैंने गलती से एक गलत काम किया, सही है, फिर मैंने उसकी तौबा भी कर ली। तो अब मैं आपको इसी मकसद से बता रहा हूं कि आप ना करें। अच्छा सर याद रखें, अच्छा एक और चीज याद, मैंने उस कंपनी में 2 काम किए। देखें, आप जब एक बड़े कंपनी से जा रहे होते हैं ना छोटी कंपनी में, मैं यूनिलीवर से गया था उस कंपनी में। वो कंपनी यूनिलीवर के मुकाबले में बहुत छोटी थी, लेकिन मुझे टीचिंग को आगे बढ़ाना था तो मैंने ये डिसीजन लिया था, वरना मुझे आधे से ज्यादा लोगों ने मना किया। बोला क्या कर रहा है भाई यूनिलीवर से? अच्छा मेरे पास अच्छी ऑफर भी थी, मैंने कहा इसी में जाऊंगा। रीजन बीइंग क्या है कि मुझे पता था यहाँ पर रहकर मैं टीचिंग कर सकता हूँ, वरना फाइनेंस में दूसरी जगह जाता तो शायद मैं टीचिंग। तो उस कंपनी में जाके मैंने 2 काम किए। पहला काम जो मैं कहता हूँ अच्छा किया, वो कंपनी लीज पर गाड़ियां ले रही थी। ये जो तुम लोग MFA भी पढ़ रहे हो ना, लीज पर, तो उसमें एक उसी के कॉन्सेप्ट होता है लीज वर्सेस बाई। मैंने कहा आप लीज पे ले रहे हो, आपको नुकसान है, आप अपना पैसा लगा के दो, आपको फायदा है। तो मैंने पहला काम क्या किया, उनको शिफ्ट एक वर्किंग बना के दी कि आपने कितनी गाड़ियां लीज के पैसों से ली, उस पर कितना नुकसान हुआ, अपना कैश लगाओगे। तो वो तो मैंने सूदी काम से बचाया। फिर मैंने एक और काम, अब देखो ये सारी चीजें तो मैं सिखा रहा हूं, जब कहीं नई जगह जाओगे ना कंपनी में जॉब करने, तो वहां पर जाकर शुरू में ही ये बड़े बड़े चेंजेस ले आओ तो वाह वाह सही है, इसके बाद ठंड मचाओ, सही है, मतलब इसके बाद लोग एक भाई परसेप्शन बन जाएगी ना। फिर दूसरा काम ये किया कि सर उस कंपनी की एक ग्रुप कंपनी थी IGI इंश्योरेंस, 34 कंपनी ग्रुप था, उनको वो बेनिफिट्स दे रहे थे हेल्थ इंश्योरेंस, और वो हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे थे, उनसे कुछ ले रहे थे साल के 3.4 मिलियन, 34 लाख, और उसके बदले में उनको सर्विसेज दे रहे थे। और सर्विसेज के अंदर भी बड़ी नॉर्मल सी सर्विसेज, एक्सीडेंट वगैरह की, मैटरनिटी बेनिफिट शामिल नहीं था। सही है सर, मैटरनिटी बेनिफिट शामिल नहीं था। अच्छा फिर मैं गया, मैं यूनिलीवर से आया था, मुझे आइडिया था, मैंने पेमेंट्स देखी थी कि मैंने कहा यार ये बहुत ज्यादा ले रही है, IGI इनको बेवकूफ बना रही है। मैंने न्यू जुबली वालों को बुलाया, पाक कतर वालों को बुलाया, सबको बुलाया। मैंने कहा यार ये इतने हमारे एम्प्लॉयज हैं, टोटल कवरेज बनती है 600 लोगों की, इनकी मुझे मेडिकल कवरेज चाहिए, आप बताएं कितने की है। मुझे पता था यार ये एक तो सूदी द्वारा ऊपर से बेवकूफ भी बना रहे। सबसे क्या नेगोशिएट किया, एंड में न्यू जुबली ने 2.6 मिलियन पे कवरेज दी, और उसमें उसने मैटरनिटी बेनिफिट भी। अब उस कंपनी की जो है क्या कहते हैं कि 50% आबादी जवान थी, और मैटरनिटी बेनिफिट आ गया तो मैं तो ऑलरेडी पूरी प्रोडक्शन तक में हीरो बन गया। सही है सर। अब लोगों ने कहा यार बच्चा पैदा होने पे 50,000 का खर्चा हो जाता है, अब एक बंदा जिसकी तनख्वाह 30,000 है, तो आप सोचे ना यार वो तो मेरा फैन हो गया वैसे ही। सही है। अब सुनिएगा,
अब सुनिएगा सर, 2.6 मिलियन, मैंने आईजीए वाले को, उसको न्यू जुबली वाले को बुलाया, एंड मीटिंग थी सब कुछ। मैंने कहा यार मुझे आज पता है कि तुझे 2.6 मिलियन से ज्यादा की कॉस्ट आएगी। उसने कहा मुझे भी पता है। मैंने कहा फिर क्यों कर रहा है? उसने कहा सर आपके ग्रुप में 34 कंपनियां हैं। कितनी है? 34 कंपनियां हैं। आज एक में नुकसान करूंगा पहला साल, दूसरा साल भी शायद नुकसान कर लो, लेकिन जब आपको हमारी सर्विसेज अच्छी लगेंगी तो अल्टीमेटली ग्रुप हमारे पास शिफ्ट होगा, तो हम लॉन्ग रन में प्रॉफिट। तो अब हमने कहा देखो उसको पता था, और वाकई में ऐसा हुआ। मुझे याद है कुछ 2.8 या 2.9 पहले साल का खर्चा आया, मतलब हमने 2.6 का उसको प्रीमियम दिया, और टोटल जो बेनिफिट्स लिए वो 2.8 का उसने हॉस्पिटल्स का बिल पे किया न्यू जुबली ने, तो 2 लाख का उसको पहले साल नुकसान था। तो अब लेकिन सर उसको मैंने पूछा कि यार क्यों कर रहे हैं? उसने कहा फ्यूचर का फायदा है। तो हम कहेंगे उसके कॉन्ट्रैक्ट में भी, इस लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट में भी कमर्शियल सब्सटेंस जरूरी नहीं है आज ही प्रॉफिट कमाना हो, फ्यूचर में भी अगर आप कमा लो तो कमर्शियल सब्सटेंस। तो याद रखिएगा कमर्शियल सब्सटेंस डज नॉट मीन, लिख ले हैंड आउट किस किस के पास नहीं है कमर्शियल सब्सटेंस। पीछे बचे हुए बेटा कुछ? अच्छा ये दे दो, इधर किधर पीछे भेज दे, पीछे दे दे। ये कमर्शियल सब्सटेंस डज, पीछे दे दे, डज नॉट मीन कॉन्ट्रैक्ट शुड हैव रेवेन्यू इमीडिएटली। Commercial substance does not mean contract should have revenue or should have profit. Should have profit immediately. हमने कहा जरूरी नहीं है कि फौरन से प्रॉफिट मिल रहा हो, बाद में भी प्रॉफिट मिल सकता है। तो हमने कहा सर चौथी चीज थी कॉन्ट्रैक्ट हैज कमर्शियल, और आखिरी चीज collection of an amount of consideration to which the entity is entitled to in exchange of the goods or services is। अब आपने सुनिएगा, आपने एक सर्विसेज दे दी सिंध गवर्नमेंट को। अब आपने कहा चारों क्राइटेरिया मीट हो रहे, पांचवा मीट पैसे, आपने सिंध पुलिस को कोई काम करके दे दिया। अब आपने कहा कि आज की खबर नहीं है कि वो जो कश्मीर रोड पे एक नौजवान को जो है बेचारे को मार दिया था, वो पुलिस वाला था जिसने मारा वो कौन था? उसने खुद को भी खुदकुशी कर ली। तो आपने कहा सर अगर मैं सिंध पुलिस को कोई काम करके दे रहा हूं, सिंध गवर्नमेंट को, तो पांचवी क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा, तो हमने कहा हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन के लिए कितने क्राइटेरिया हैं? अगर इनमें से एक भी मीट नहीं हुआ तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज। तो फिर क्या होगा वो हम देखेंगे नमाज ब्रेक के बाद। सर हमने कहा कॉन्ट्रैक्ट को पूरा होने के लिए 5 बातें जरूरी है। ग्राफे खामोशी, कौन सी 5 बातें? कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट का क्राइटेरिया में। दूसरी चीज राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस आइडेंटिफाइड। तीसरी चीज पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस। चौथी चीज कमर्शियल। पांचवी चीज कंसिडरेशन जो रिसीव हुई है उसका जो बनती है वो रिसीवेबल होनी चाहिए। अब आए क्या कह रहा है? इफ द अबव क्राइटेरिया आर a contract shall not be reassessed। अगर एक दफा ये क्राइटेरिया मीट हो गए तो अब आपने कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाना है, बाकी काम करने, वापस रीअसेस, unless there is an indication of significant change in facts or circum। However, if the contract does not meet the above criteria, entity will continue to reassess the contract going forward to determine whether criteria are subsequently। बोला अगर इनमें से एक भी क्राइटेरिया मीट नहीं होता तो आपको जब तक रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करना जब तक क्राइटेरिया मीट ना हो जाए, जब तक क्राइटेरिया मीट
ना हो जाए। आए सर आगे बढ़ते हैं, और अब मैं आपको लेकर आऊंगा सवालात की तरफ। शुरू करेंगे, सवालात पे आएंगे और हम करेंगे नॉटीनेस वाली चीजें। बेटा इस दफा आप लोगों में कराऊंगा कि आप लोग होमवर्क करेंगे। हम आएंगे पेज नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 2, 28 क्वेश्चन नंबर 2। मिस्टर अवैस एग्रीड ऑन, खामोशी, पेज नंबर 28 क्वेश्चन नंबर 2। Mr. Awais agreed on March 1, 2017 to sell 5 cutting machines to Axiom Enterprises. Due to some deficiency in drafting the agreement, each party's rights cannot be. On March 31, 2017, Mr. Awais delivered the goods and these were accepted by Axiom. After 10 days of delivery, that is April 10, 2017, Axiom Enterprises made the full payment and payment is non-refundable. When Awais should record the revenue? हमने कहा सर Awais रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करेगा? जब पांचों कंडीशंस मीट हो जाए। सर सवाल है यहाँ पर, 1 मार्च को एग्रीमेंट हुआ है, राइट्स आइडेंटिफाइड, 31 मार्च 17 को अवैस ने गुड्स डिलीवर और एग्जाम ने उसको एक्सेप्ट कब किया है? उसी दिन। 10 दिनों के बाद पेमेंट भी आ गई। अब पूछ रहा है अवैस 31 मार्च को गुड्स दे रहा है और 10 दिनों के बाद पेमेंट रिसीव कर रहा है। रेवेन्यू 31 मार्च होगा 10 अप्रैल। कितने लोग कह रहे हैं 31 मार्च? कितने लोग कह रहे हैं 10 अप्रैल? सही जवाब है 10 अप्रैल, क्योंकि राइट्स आइडेंटिफाइड नहीं हुए थे। गुड्स डिलीवर्ड कर दिया आपने, सही है, लेकिन हमने कहा जब तक पेमेंट नहीं मिल जाती तब तक चीजें वाजे नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या है? रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करेगा? 10। बेशक एक्सेप्ट कर लिया, उसने कहा बेटा एग्रीमेंट के साथ तुमने गुड्स दिए, मैंने एक्सेप्ट कर लिए। अब ये नहीं आइडेंटिफाइड था कितनी पेमेंट क्या है, किस हिसाब से होगी, तो हमने कहा जब पेमेंट मिलेगी। सही जवाब क्या है सर? 10 अप्रैल। इसका सही जवाब है 10 अप्रैल को क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीट हो गया। पांचों बातें हो गई। चलें सर अब अगली चीज पे आऊंगा। स्टेप 2, परफॉर्मेंस। सिंपल अल्फाज में वो काम जिसके आपको पैसे मिले। यहां पर हमें एक कॉन्सेप्ट दिया गया और वो कॉन्सेप्ट ये है कि बिजनेस के अंदर देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री लंच। वो एक मशहूर लाइन है ना, इफ समथिंग इज फ्री देन यू आर दी प्रोडक्ट। अगर कोई चीज फ्री है तो प्रोडक्ट आप है। मैं आपको इसकी एक नॉर्मल एग्जांपल दूं सर। इस वक्त दुनिया भर के अंदर जो ज्यादातर काम फ्री हो रहा है, एप्लीकेशंस फ्री हैं, उसके पीछे है आपका डेटा कलेक्ट करना। अगली जो है आप जाएंगे तो सर जंग है, वो कहते हैं डेटा कलेक्शन के ऊपर है। आपके डेटा के हिसाब से आपको जो है जज किया जाएगा, चीजें मार्केटिंग की जाएगी, है ना सर। ऐसा ही थोड़ी कि फूड पांडा से आपको उस टाइम पे मैसेजेस आते हैं जब आपको सबसे ज्यादा भूख लग रही हो। सही है सर। उसको पता है कि भैया ये 6 दफा इसने इस टाइम पे ऑर्डर किया है, 6 दफा कम से कम इसने फूड पांडा की ऐप लॉन्च की है, या 6 दफा कम से कम इसने खाने पीने की यूट्यूब पे वीडियोस देखी है इस टाइम पे। तो बोला यार इसका मतलब है कि इस टाइम पे चांसेस हैं कि इसको पिच करो, ये चीज खरीद। तो अगली जंग किसकी है?
और IFRS 15 ने कहा देखो भैया कोई भी चीज फ्री में, फ्री का कॉन्सेप्ट ही उसने कहा अगर आपको कहने को फ्री होती है चीजें वैसे फ्री में। अब जैसे सर आप देखते हैं इंस्टीट्यूट मार्केटिंग करते हैं वर्कशॉप फ्री, उसमें कोर्स पूरा होता है, तो वो कहते हैं मार्केटिंग की मार्केटिंग और उस फ्री के अंदर क्या पूरा हो जाएगा। तो हमने कहा सर ये सब चीजें स्टैंडर्ड देखा मैं समझता हूं कॉन्सेप्ट फ्री। तो इसने कहा देखो कहने को IAS 18 कहता था पहले कि एसी के साथ इंस्टॉलेशन फ्री है, तो IAS 18 के अंदर फ्लॉ ये था कि इंस्टॉलेशन के ऊपर रेवेन्यू जाता ही नहीं था, सारे का सारा रेवेन्यू हम एसी में रिकॉर्ड कर लेते थे। IFRS 15 ने कहा नहीं, एसी के साथ इंस्टॉलेशन एक अलग काम है, रेवेन्यू उसको ऊपर भी रिकॉर्ड होना चाहिए। तो हमने कहा सवाल में आएंगे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, और यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कब सवाल में आप एक काम कर रहे हैं या एक से, तो आइए कॉपी करें मेरे साथ। When there are more than one performance obligation in question, when customer can take benefit from each good or services separately or together with others, they are separately identifiable for seller। चले सर, अब दुनिया भर में ये फड्डा है, कब एक ऑब्लिगेशन है सवाल में, कब एक से ज्यादा है। सर हमने कहा कब सवाल में एक ऑब्लिगेशन है, कब एक से ज्यादा है। अब हमने कहा केनेस अगर आपको ये पढ़ा रहा है, हम आपको जो इस वक्त पढ़ा रहे हैं इसमें बताएं कितनी ऑब्लिगेशन है केनेस के पार्ट पे, एक या एक से ज्यादा, कितनी है सर? अफेक्टिवली देखा जाए तो हमने कहा केनेस की जो है अफेक्टिवली हमने कहा 3 ऑब्लिगेशन है। पहली चीज है ये टीचिंग सर्विस, फिजिकल लाइफ को हम एक ही मिला देते हैं यहाँ पे। दूसरा रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करना। तीसरा ये हैंडआउट्स प्रोवाइड करना। तो हमने कहा केनेस कितनी सर्विसेज दे रहा है? 3 दे रहा है। सही है सर, कितनी दे रहा है? 3 दे रहा है। भाई आज अगर मैंने कहा कि सही है क्या हम भी बच्चों को बेवकूफ बने, हमने कहा रेगुलर में एडमिशन लोगे और वर्कशॉप फ्री, तो अब आप बताएं कितनी ऑब्लिगेशंस है? 2, रेगुलर और वर्कशॉप। सही है सर। फिर मैं मजीद आगे बढ़ रहा हूं। अभी कुछ बच्चों ने कहा सर कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स नहीं दे, FAR 1 अच्छा है। तुम लोग बाइकिया पे आते हो, बाइकिया वाले कितनी सर ऑब्लिगेशंस है उसकी, कितनी सर्विसेज दे रहा है तुम्हें? 1 या 2? कितने लोग मतलब तुम घर से बाइकिया पर यहाँ पर आए, तो बाइकिया वाले को अपना रेवेन्यू देखो, जितनी ज्यादा ऑब्लिगेशंस रेवेन्यू को उसमें स्प्लिट करना, तो बाइकिया वालों को 1
बोले कि एक ही ऑब्लिगेशन है या उसको 2 में स्प्लिट करना पड़ेगा या 3 में? 2 में। कितने लोग कह रहे बाइकिया वाला सर हमें 2 तरह की सर्विसेज दे रहा है, उसके पार्ट पे 2 ऑब्लिगेशन है? कितने लोग कह रहे 2? जी बच्चों आवाज आ रही है? अब आ गई। चले सर बाइकिया वाली एग्जांपल सुन लिया आप लोगों ने? चले सर मैंने कहा आप बाइकिया से जब आप केएनएस तक आ रहे हैं तो हमने कहा बाइकिया वाला कितनी सर्विसेज दे रहा है, 1 या 2? तो हम इस नतीजे पे पहुंचे 2, क्योंकि वो आपको अपनी बाइक भी लेकर आ रहा है। और तो कभी आप आ जाए, आप सोचें, ये इमेजिन करें आपने बाइकिया बुक करा, एक आदमी पैदल आया और बोलता आजा दो भाई बातें करते करते चलेंगे, तो देखा जाए तो वो आपको, आपने कहा मैं चल नहीं सकूंगा, उसने आपको गोद में उठा लिया, लेकिन आपको वो केएनएस छोड़ के आएगा। तो एक तो उसकी सर्विस है कि आपको केएनएस तक पहुंचाना, दूसरा बाइक लगा रहा है वो अपनी, तो कितनी हो गई ऑब्लिगेशन? 2। कितनी ऑब्लिगेशन हो गई? सही है सर? सर देखें मेन काम कुछ भी हो, लेकिन सपोज करें अब आप एक दफा, ये वाकई में हुआ सीन। अब चले, अब एक बच्चे का सवाल आया कि सर मेन काम तो उनका बाइक आपको घर तक पहुंचाना था। एक दफा एक मवेशी मंडी लगती है बकरा पीरी पे, मेवाशाह कब्रिस्तान के पास, बॉयज को आइडिया होगा शायद। भाई एक दफा हमने वहां से गाय ली, और मेवाशाह से पहले मैं रहता था लाइट हाउस, वो इतना दूर भी नहीं है। अब सुजुकी वाले से पूछा यार, सब 2-3 ने बड़े हाई रेट बताए, एक ने बोल दिया कम, एक ने कहा कम। हमने कहा हम गाय लेके गए, पता चला उसके पास गधा गाड़ी थी। सही है? अब आप मुझे बताएं, वो कह रहा है पहुंचाना तो मेरा काम भी है भाई, मैं भी पहुंचा दूंगा, लेकिन पॉइंट है कि किस पे पहुंचाओगे, है ना सर? तो बाइकिया वाला आपको एक आपको डिलीवर कर रहा है केएनएस तक, दूसरा अपनी बाइक की सर्विसेज दे रहा है। तो बाइकिया वाला आपके लिए कितने काम कर रहा है? 2। सही है सर? तो हमने कहा बेशक वो कहते ही हम आपको बाइक राइड देंगे, लेकिन वो बाइक राइड ऐसा भी तो हो सकता है, मैंने एक और एग्जांपल दी, दुनिया भर में होता है कि आपको साइकिल दे दी, साइकिल स्टैंड है, वहां पे आप अपना कार्ड लगाएं और साइकिल लेकर के जाए। आपने कहा मुझे गाड़ी, आप कभी इंटरनेशनल ट्रेवल पर जाएंगे, आपने कहा गाड़ी चाहिए, तो वहां पर होता है आपके पास वैलिड लाइसेंस है, सब कुछ है, वैलिड पासपोर्ट है, वो उन सब के अगेंस्ट जो है आपको गाड़ी भी दे देते हैं, गाड़ी खुद ड्राइव करो। सही है सर? तो देखा जाए तो वो है, लेकिन बट वो आपको ड्राइविंग सर्विसेज बाइकिया वाला 2 सर्विसेज दे रहा है, करीम ओवर वाले 2 सर्विसेज दे रहे हैं। क्या हम क्लियर है बच्चों? तो असल चीज होती है स्टेप 2 के अंदर ये देखना कि आपको काम सर्विसेज कितनी मिल रही है। आए पेज नंबर 3 पे आ जाएंगे। आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस इन दी at contract inception an entity shall assess the goods or services that have been promised to the and shall identify as a performance a good or service or a bundle of good or service that is distinct or a series of distinct goods or that are substantially the same and have the same pattern of। अब हमने कहा गुड और सर्विस इज डिस्टिंक्ट, अलग अलग होंगी, कब एक से ज्यादा होंगी। जो बात मैंने यहां पर सिंपल करके लिखी है बोर्ड पे, ये इसको थोड़ा मुश्किल तरीके से समझा रहा है। इफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया आर, अगर ये क्राइटेरिया मीट हो जाए, उसमें पहली चीज कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम द गुड और इन इट्स ओन और टुगेदर विद अदर रेडिली अवेलेबल रिसोर्सेस। कस्टमर इनसे बेनिफिट ले सकता है अकेले में भी और इसके साथ किसी और सर्विस के साथ भी। एसी वाला कह रहा है कंपटीशन है, एसी भी दूंगा, इंस्टॉलेशन भी दूंगा, घर तक पहुंचा कर भी दूंगा। तो अब वो आपको कितनी सर्विसेज दे रहा है? 3। कस्टमर के लिए देखा जाए तो उसको 3 बेनिफिट मिल रहा है। एसी वाला बस एसी लेकर जाओ, खुद ही उठवाओ, तो आपको उसकी दुकान से बाहर निकल के रक्षा करवाना पड़ता, सुजुकी करवानी पड़ती, इंस्टॉलेशन के इलेक्ट्रिशियन के पीछे ख्वारी करनी पड़ती। तो आपको 3 चीजें हो रही हैं, उसके लिए भी क्या है? 3। सही है सर? फिर कह रहा है एंटिटीज प्रॉमिस टू ट्रांसफर द गुड और
to the customer is separately identifiable from other goods promises in the contract। हमने कहा कि जो है ये जो आप गुड्स और सर्विसेज दे रहे हैं ये भी बाकी उनसे अलग अलग है। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि सर मवे कुर्बानी के दिन है, मंडी में लगता है, वो गली में लगता है आपके कोई एक बारह शायदा टाइप का ना जो गाय संभालता है। अब आप एकदम फितरतन फट्टू आदमी है, गाय आप लेकर के तो आ गए मोहल्ले में, लेकिन आपको सुजुकी से नीचे उतारते हुए डर लग रहा है। आपने कहा भाई वो सुजुकी से, अब आपने कहा और गाय वाला को भी डर लग रहा है, उसे कहा मैं भी, अब आपने कहा वाड़े वाले के पास जाऊंगा। अब वाड़े वाला आपसे ले रहा है सपोज करें महीने के 2500 रुपए, लेकिन वो आपको गाय भी सुजुकी से उतार करके दे रहा है, सही है सर? तो मुझे बताएं कि वाड़े वाले के लिए क्या ये दो अलग अलग काम है या एक ही काम है? सर नेचर वाइज तो अलग अलग है, लेकिन उसको कोई खास उसके लिए सेपरेटली आइडेंटिफाइबल नहीं है ये काम। वो बोलेगा यार गाय संभालनी ना क्या एक रस्सी, तो उसको कोई खास काम नहीं करना, तो वाड़े वाला बोलेगा मेरे लिए भाई ये एक ही काम है, इससे नहीं उतर रही कोई खास मेरी कॉस्ट वॉस्ट। मैंने कहा आप गए और आप मोबाइल का काम करते हैं, आप मोबाइल का काम करते हैं, आपने एक अंकल ने आपसे होम डिलीवरी करवाई मोबाइल की, आप उनको पास मोबाइल देने गए। अब अंकल बिल्कुल लेमैन, उनको बेचारों को कुछ भी नहीं आता। अब उन्होंने आपको कहा कि बेटा इसमें व्हाट्सएप इंस्टॉल कर दे। क्या कर दे? उनके घर में नेटवर्क लगा हुआ है, बोला क्या इंस्टॉल कर दे। अब आप बताएं, आप उनको व्हाट्सएप इंस्टॉल करके दे रहे हैं, तो क्या आपके लिए कोई सेपरेटली आइडेंटिफाइबल काम हुआ? नहीं। हमने कहा कि सर सेलर के लिए सेपरेटली आइडेंटिफाइबल का मतलब है कि उसको अलग से जो है उसके लिए कोई कॉस्ट इनकर करनी पड़े, कोई मेहनत करनी पड़े। तो हमने कहा सर, तो अब हमने कहा यही वाला सीन है। अब हम करेंगे कुछ उसके सवालात, तो हमें पेज नंबर 28 पे फिर से आ जाए। पेज नंबर 28। कभी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हो कि बाइक वाले ने कहा कि बाइक भी तुम चला लो? चले सर आ जाए। मेरा एक दोस्त था, उसको ना एक दफा यही, अब सुनो, वो उसने अच्छा वो एक खैर अब जो है उसका इंतकाल हो गया, अल्लाह उसको जन्नत में जगह दे, बट वो बहुत अच्छा स्टोरी टेलर भी था और उसको एक शौक था कि हर चीज सबसे कम रेट में करवा ले। तो एक दफा कुर्बानी के लिए जो है ना उसको सबसे सस्ता वाला कसाई मिला और उसने उसको, तो मुर्गी भी नहीं, वो कसाई था चरसी। अब बोल रहा यार वो जब उसको उठाने के लिए हाथ उसका पीछे जा रहा था तो आगे दिया सक रहा वापसी। सही है। मेरे दोस्त ने फिर उसको साइड किया। सही है। तो सर कभी कभी आपको ऐसा हो, सही है, अगले का काम थोड़ा आसान कर ले। आए सर, अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 29। आईकेप की स्टडी टेक्स्ट का सवाल है पीकू। क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 29। पीकू लिमिटेड सेल्स 10 washing machines for 20,000 each to a retailer co. PL also provides the following free maintenance and services for 10 kg of washing powder every month for next, a discount voucher for a 50% discount if next purchase is made within। तो मुझे बताएं इस सवाल में कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, कितने काम है जो सेलर अलग अलग कर रहा है बायर के लिए और बायर को उनका बेनिफिट भी अलग अलग मिलेगा। कितने लोग कह रहे हैं 4, कितने लोग कह रहे हैं 3 वाले किसको नहीं कंसिडर कर रहे? डिस्काउंट को। सर हमने कहा 4 ऑब्लिगेशन है, डिस्काउंट भी एक ऑब्लिगेशन, कस्टमर को भी बेनिफिट मिलेगा और
सेलर को भी भाई अगली दफा अपनी रेवेन्यू का 50%, तो 4 ऑब्लिगेशन। अब किसका रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे अभी ये मैं नहीं बता रहा, अभी कॉन्सेप्ट क्या बना रहे हैं, ऑब्लिगेशंस कितनी है। क्वेश्चन नंबर 6, बिल्डर, a builder को promises to build X a wall, builder को will delivers the bricks to customer X premises and then build the wall for customer। कितनी ऑब्लिगेशंस है? हमने कहा कि सर देखो सेलर के लिए अलग अलग काम है, ब्रिक्स लाना, बायर कहेगा भाई मुझे तो पूरी दीवार से ही फायदा होगा ना, सही है, मुझे किससे फायदा होगा, पूरी दीवार से, तो कितनी ऑब्लिगेशन है, 1। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। अब ये सवाल हम करेंगे, अच्छा यहां से इस पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है मेरा बच्चा, सबकी तवज्जो इधर। सर इसमें एक आ रहा है IFRS किट, IFRS, एक खातून है जिनका नाम है सिल्विया, वो क्या करती है, IFRS बॉक्स की ऑनर है, वो स्टैंडर्ड्स वगैरह समझाती हैं। इस लेवल पे आप लोगों को इधर जाने की जरूरत, क्योंकि उन्होंने बहुत शॉर्ट फॉर्म में समझाए होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जहां छोटा मोटा मसला होता है, बहुत सारे प्रोफेशनल्स इनके इस पे जाते हैं और समरी से पढ़ते हैं। तो ये IFRSbox.com एक वेबसाइट है, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, लेकिन अभी इसकी गहराइयों में जरूरत नहीं है, फॉर्म में जाके जरूरत पड़ेगी। लेकिन अभी इनका सवाल है, ये अच्छा है, एक्सप्लिसिट वाज़े अल्फाज में और इम्प्लिसिट दबे छुपे अल्फाज में, खामोश, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। ABC कॉर्पोरेशन प्रोड्यूसर ऑफ cleaning machines sells their cleaning machines to various companies, determine the performance obligations in the following। In contract with client A, ABC promises to deliver 10 cleaning machines for total price of rupees। The contract A contains a clause about free repair and maintenance services within 2 years of after purchase। दो ऑब्लिगेशन है, एक तो मशीन और दूसरी, फिर कह रहा है in contract with the client B, ABC promises to deliver 5 cleaning machines for total price of 1 lakh। No warranty is promised to the contract. However, ABC Corporation is well known for its perfect customer service and providing 1 year free repair service in the past। अब देखो तुम लोग ना IS 37 पढ़ चुके हो, उसमें एक ऑब्लिगेशन होती है कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। कितने लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर एक ऑब्लिगेशन है, कितने लोग कह रहे हैं 2 हैं। सर कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है, आप पहचाने जाते हो तो बेशक आप लिखो या लिखी भी ना हो, लेकिन मगर इम्प्लाइड, एक इम्प्लिसिट, समझ रहा है, इम्प्लाइड। रोज सुबह तो गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजेगा, तो एक दिन भूलेगा तो अगले को तो नहीं बिगाड़ा है ना, तो हमने कहा इम्प्लाइड आए। फिर आते हैं इन कॉन्ट्रैक्ट विथ क्लाइंट ABC promises to deliver 50 cleaning machines for total price of 1 million। No warranty is promised to the, and ABC usually does not provide any free service in the country of client C। यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 1 है, क्योंकि हमने कहा इनके मुल्क में कोई ऐसी बात फैली भी नहीं कि हम फ्री सर्विस देते हैं। लेकिन आगे कहानी अभी खत्म नहीं हुई। However, after the contract is, ABC offers to provide free maintenance service to any party that purchases the cleaning machine। कितने लोग कह रहे हैं 1 है, कितने लोग कह रहे हैं 2 हैं?
सर एक ही है। हमने ये ऑफर कब की? कॉन्ट्रैक्ट करने के टाइम अगले को हमने कहा तू उम्मीद भी नहीं लगा सकता, है ना सर। अरेंज मैरिज हुई, आपने शादी के बाद का आप रोज सुबह गुड मॉर्निंग कहूंगा, सही है सर। तब आपने कहा सर ये कमिटमेंट बाद में हो रही है ना सर। तब आपने कहा कमिटमेंट बाद में है तो कोई ऑब्लिगेशन एक ही है। क्वेश्चन नंबर 8, ये आईएएस की एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर, एन एंटिटी या सॉफ्टवेयर डेवलपर एंटर्स into a contract with a customer to transfer a software license, perform an installation service and provide unspecified software updates। unspecified का मतलब क्या है? क्लाइंट को कह रहा है तेरी ख्वाहिश के हिसाब से अपडेट नहीं करूंगा, जो मेरा दिल होगा अपडेट। जैसे एंड्रॉइड करता है ना हमारे साथ, अचानक से सिक्योरिटी अपडेट, ये अभी तो मुझे जरूरत ही नहीं है, कोई देख भी लेगा तो कुछ ऐसा है ही नहीं, बट वो करता है, सही है सर। तो आपने कहा ये भी यही है कि अनस्पेसिफाइड है, कोई तुम्हारे हिसाब से। एंड टेक्निकल सपोर्ट ऑनलाइन एंड फॉर अ 2-year पीरियड, एंटिटी सेल्स द लाइसेंस, इंस्टॉलेशन सर्विस एंड टेक्निकल सपोर्ट। ये तीनों काम अलग अलग करते हैं। फिर कह रहा है द केस है डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज। The installation service includes changing the web screen for each type of। भाई मतलब इसने कहा एक देखो होता क्या है कंपनी में, तुम बिजनेस के बारे में, तुम एक बिजनेसमैन हो, तुमने कहा पूरा मेरा एक सॉफ्टवेयर है ERP, लेकिन आप नहीं चाहते कि मार्केटिंग वाले को HR की चीजें नजर आए। आप नहीं चाहते कि मार्केटिंग वाले को नजर आए कि किस बंदे को मैं कितनी सैलरी, मार्केटिंग वाले को नजर आए कि किस प्रोडक्ट का कितना, उसको अपनी मार्केटिंग रिलेटेड चीजें नजर आए कि इस वक्त ये वाला प्रोडक्ट कितना इन्वेंट्री में मौजूद है, सही है, प्रोडक्शन इस प्रोडक्ट की इतनी फ्यूचर में होने वाली, ये सब चीजें नजर आए। तो ये आपने कहा हर यूजर के लिए उसकी अलग स्क्रीन आएगी। ये होता है कि भाई हर यूजर का आपने एक्सेस रिस्ट्रिक्ट कर दिया और उसको कुछ ही चीजें नजर आएंगी। फिर कह रहे हैं the installation service is routinely performed by other entities and does not significantly modify the software, remains functional without the updates and technical support। अब मुझे बताइए, एक पार्टी को हमने सॉफ्टवेयर दिया, हमने कहा इंस्टॉलेशन भी देंगे, अपडेट्स भी देंगे, टेक्निकल सपोर्ट भी देंगे। अब इसने हमें केस ए में बताया कि इंस्टॉलेशन तो है लेकिन इंस्टॉलेशन में स्क्रीन भी अलग अलग होगी। हमने कहा ठीक है। इसने कहा ये कोई और भी करता है, हम नहीं करते। और हमने कहा सॉफ्टवेयर को अपडेट्स की भी जरूरत नहीं है, टेक्निकल सपोर्ट की भी। अब एक नॉर्मल पार्टी को आप सेल कर रहे हैं, आपने कहा सर आपको सॉफ्टवेयर मिलेगा, इसको इंस्टॉल भी हम करके अपडेट्स भी मिलेंगी, आपके हिसाब से नहीं होगी लेकिन हम अपनी अपडेट्स। चौथी चीज टेक्निकल सपोर्ट। अब मुझे बताओ कितनी ऑब्लिगेशंस हैं? कितने लोग कह रहे हैं 2 हैं, 4 हैं? 2 है, 2। कितने लोग कह रहे हैं 4 हैं? 4 वाले हाथ उठाएंगे। कितने लोग कह रहे हैं 2 हैं? कितने लोग कह रहे हैं 1 है? सर 4 है। क्या कस्टमर अलग अलग बेनिफिट ले सकता है? हाँ, सॉफ्टवेयर का अलग बेनिफिट है, उसको अपडेट्स की जरूरत। क्या इंस्टॉलेशन, भाई अगर कंपनी ने कहा हमसे सिर्फ सॉफ्टवेयर लो, अब जैसे सैप है ना, सैप ऐसे भी सैप वो कहता है हम सॉफ्टवेयर के पैसे हमें आएंगे, बाकी इंस्टॉलेशन एबेकस करके दे, PwC करके दे, EY करके दे, हमारी बला से। तो सॉफ्टवेयर का एक अलग बेनिफिट होता है, इंस्टॉलेशन अलग है, सही है सर। तीसरी चीज टेक्निकल, कुछ मसला आएगा वो भी, ऐसा नहीं सॉफ्टवेयर दिया सब कुछ का इसके बाद टाटा। और चौथी चीज अपडेट्स, अपडेट्स भी। अब सुनना सर, यहां पे सीए फाइनल में एक सवाल आया कि भाई अपडेट्स भी थी, चारों चीजें पैकेज में शामिल, लेकिन एंटिटी का इरादा है कि वो अपडेट्स को जो खरीद रही है उसका इरादा है वो अपडेट्स यूज नहीं करेंगे। जैसे तो मैं इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। केएनएस ने नया पोर्टल अल्हम्दुलिल्लाह बना लिया है, मतलब वो बिल्कुल टीएसबी जो है ना, टीएसबी का पोर्टल तुम में से किसी ने देखा हो शायद, जॉर्ज है, उसकी कॉपी है, उसकी तकरीबन कॉपी है, लेकिन उसको अभी इंप्लीमेंट, क्योंकि वो कह रहे हैं सेशन एंड पे उसके अंदर इंप्लीमेंटेशन के चक्कर में चीजें डालने, एक आध कोई इधर उधर लेक्चर हो गया तो मसला है।
तो देखा जाए तो उसका वर्जन अलग अवेलेबल है केएनएस के सॉफ्टवेयर का, लेकिन वो उसको अभी यूज नहीं कर रहे, तो जरूरी नहीं आप अपडेट्स यूज करो। लेकिन यहाँ पे ऑब्लिगेशंस कितनी है, जरूरी नहीं सामने वाला कस्टमर आपके अपडेट यूज करे, लेकिन आप अगर उसको अपडेट का ऑप्शन दे रहे हो तो कितनी है, 4। केस बी पे आता हूं, सिग्निफिकेंट द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाई दैट एज पार्ट ऑफ इंस्टॉलेशन सर्विस सॉफ्टवेयर इज टू बी सब्सटेंशियली customized to add significant new functionality to enable this software to interface with other customized software applications used by the customized installation service can be provided by other। अब मुझे बताओ, सब कुछ ऊपर वाला ये 4 है 5 है सर, ये कस्टमाइजेशन क्या होता है मैं आपको एग्जांपल देता हूं। भाई हमारी फर्म में हम एक सॉफ्टवेयर को बेचते नहीं मतलब उसको हम कहते हैं जीरो, क्या नाम है, XCRO0। अब एक क्लाइंट है, उसका काम क्या है, वो सबको शेयर्ड वर्किंग देता है, शेयर्ड को स्पेस देता है, सही है। अब उस क्लाइंट ने कहा देखें सर ये जीरो मुझे बहुत अच्छा लगता है सॉफ्टवेयर, लेकिन मेरा इस वक्त एक ऑलरेडी सॉफ्टवेयर चल रहा है, जिस सॉफ्टवेयर से मैं बिलिंग करता हूं अपने जो बंदा, भाई ये सभी आया, कबीर आया, अली आया, इन लोगों ने 2-2 दिन के लिए मेरे पास जो है ना स्पेस लिया, सही, एक डेस्क ली, तो उसकी बिलिंग उस सॉफ्टवेयर के थ्रू होती है। अब मैं चाहता हूं कि एंट्री में डालूं अपने बिलिंग वाले सॉफ्टवेयर में, ऑटोमेटिकली वो जीरो में रिफ्लेक्ट हो जाए। तो उसने हमें कहा कि आप हमें कस्टमाइजेशन, अब देखो एक तो होती है जीरो की नॉर्मल इंस्टॉलेशन। अब मैं क्या कर रहा हूं, अपनी आईटी टीम को कह रहा हूं कि भैया आप इनके सॉफ्टवेयर का कोड लो, उसको जीरो के कोड के साथ कुछ भी पकौड़ा बनाओ और ऐसा काम कर दो कि ये अपने सॉफ्टवेयर में, उस वाले सॉफ्टवेयर में डालें, एंट्री रिफ्लेक्ट हो जाए किसमें, जीरो में। तो ये क्या मैं उसको कोई इजाफी सर्विस दे रहा हूं? तो क्या ये कस्टमाइजेशन को मैं इंस्टॉलेशन से अलग मानूंगा? यस सर। तो यहाँ पर कितनी ऑब्लिगेशन है, क्योंकि अगर ये काम मैं नहीं करता तो उसको किसी और से करवाना पड़ता। तो सर क्या हम क्लियर है कि सवाल में कस्टमर भी उनसे अलग अलग बेनिफिट ले सकता और सेलर के लिए भी वो क्या हो, अगर दोनों के लिए अलग अलग है और जुदा जुदा है तो हमने कहा अलग अलग है, वरना अलग अलग नहीं है। अब आ जाए पेज नंबर 16, स्प्रिंग 17 का सवाल है। मार्च 2017, कहां थे, स्कूल में या कॉलेज में? मार्च 2017 पेज नंबर 16, स्प्रिंग 17 में सर पहले कह रहा है डिफाइन द टर्म परफॉर्मेंस एंड स्टेट द क्राइटेरिया व्हिच शुड बी मेड इफ गुड और सर्विस प्रॉमिस टू अ कस्टमर आर टू बी डिस्टिंक्ट। डेफिनेशन बताओ क्या होती है परफॉर्मेंस, और क्राइटेरिया कौन सा है, ये है या जो आपको अभी हैंडआउट में पढ़ाया। अब ऐसा सवाल, क्योंकि ये FAR1 में भी तब आता था जब एमसीक्यूज के आने के बाद आए नहीं। अब तो उसको पता है बच्चा छाप लेगा, क्योंकि इसको थोड़ी पता तुम पेपर में IFRS लेकर और यूनिफॉर्म वाले बच्चों पे डिपेंड करोगे। ये तो ये अज्यूम करता है हर बच्चा IFRS लेकर के, तो IFRS में तो ये बातें सामने लिखी हुई है, तो अब ऐसा सवाल नहीं आएगा। लेकिन इसका बी पढ़ते हैं। ECL has entered into a contract with Kashif Builders for construction of a residential project, including supply of construction material, architectural services, engineering and site. ECL and its competitors provide each service separately, also requiring in the view of IFRS revenue from contract with customers. Discuss whether goods and services provided in each of the above contract represents a separate performance obligation. तो पहले 1 में बताओ, ECL और काशिफ बिल्डर ने कहा भैया पूरा रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हमें बना दो, सही है, गोकुलधाम सोसाइटी बनाकर दे दो। और हमने कहा ECL ने, सही है, काशिफ भाई ने बोला बना देंगे। अब काशिफ भाई ने कहा उसमें मटेरियल भी लाना है, आर्किटेक्ट को भी लगाना है, इंजीनियरिंग सर्विसेज भी हैं, सब है। अब मुझे बताएं कितनी ऑब्लिगेशंस है? कितने लोग कह रहे हैं एक है, और कितने लोग कह रहे हैं एक से ज्यादा है? एक है। ECL ने कहा हमको पूरी गोकुलधाम सोसाइटी
हमें पूरी सोसाइटी से अलग एक साथ बेनिफिट। उसने कहा भाई लिफ्ट भी नहीं चलेगी ना तो लोग नहीं आएंगे। सही है सर। तो यहां पर हमने कहा सेलर के लिए तो अलग अलग काम है, बायर के लिए उसने कहा पूरा बेनिफिट एक साथ चाहिए भाई। नहीं, हमने कहा सर साइट क्लियरेंस भी होता है कि यार ओवरऑल सब सफाई करना, ग्राउंड लेवलिंग, ये सब चीजें उसमें आ जाती है। नहीं, अगर आपको आएगा पेपर में तो लोअर देखना है। बायर और सेलर के लिए ऑब्लिगेशन जितनी होंगी मिला करके जो सबसे लोअर होगा ना उस पे जाएंगे। यहां पर बायर के लिए एक थी, सेलर तो बहुत सारे काम। फिर आए पॉइंट नंबर 2, ई सॉल्यूशन। यहां पे साइट क्लियरेंस का मतलब कहीं ये नहीं है कब्जा छुड़ाना, वो तो किसी का बाप नहीं कर सकता इस शहर मुल्क में, सिवाय कुछ मोतबर लोगों के जो हर बिजनेस करते हैं। आए, हमने कहा ई सॉल्यूशंस लिमिटेड अ सॉफ्टवेयर developer entered into a 2-year contract with a customer to provide software license including future software updates and post implementation support. The software license would remain functional even if the updates and post support services are। सही, तो इसने स्टैंडर्ड की एग्जांपल छाप ली ना। कितनी है सर? हमने कहा एक तो लाइसेंस है, दूसरा अपडेट से, तीसरा पोस्ट इंप्लीमेंटेशन सपोर्ट सर्विस। तो हमने कहा कि यहां पर कितनी ऑब्लिगेशंस है? 3 है। तो हमने कहा स्टेप 2 से हमने क्या सीखा? सेलर और बायर दोनों के लिए। अब आएंगे स्टेप 3 में। आ जाए, स्टेप 3 में है ट्रांजैक्शन। अगर मैं कहूं ना सबसे शरारती स्टेप ये है तो गलत। आए सर ट्रांजैक्शन प्राइस पे आते हैं। बेटा नमाज ब्रेक ले रहे हैं, पहले कॉपी करें आप। ऑनलाइन वाले बच्चों क्या आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं? लिख दे सीसी। क्लास 7 बजे तक है। 7:15 है। ये का जुमेरात जुम्मे को आपके मिड के रिजल्ट भी इंशाल्लाह क्लास में डिस्कस होंगे। से पैसे नहीं लगाऊंगा।
ये नवाज ब्रेक ले रहे। ट्रांजैक्शन प्राइस स्टेप 3। 4 बातें इसको इम्पैक्ट करेंगी ग्रॉसली। नॉन कैश कंसीडरेशन लिखा है, रिकॉग्नाइज एट फेयर वैल्यू एट टाइम ऑफ कंप्लीशन। कंसीडरेशन रेवेन्यू शुड बी नेट ऑफ, जो अमाउंट आपको मिल रहा है, जो आपको पे करना है। सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग, रिकॉग्नाइज रेवेन्यू एट प्रेजेंट वैल्यू। वेरिएबल मोस्ट लाइकली एक्सपेक्टेड वैल्यू, मोस्ट लाइकली में लिखा है इफ आउटकम्स आर लेस, एक्सपेक्टेड वैल्यू इफ आउटकम्स आर मोर। ये 4 चीजें बड़ी मेन है, इनके गिर्द डिफरेंट एग्जांपल्स घूमेंगी। सही है सर? तो नमाज का ब्रेक लेंगे 15 मिनट का और फिर मिलेंगे, और 7 बजे तक तो क्लास है, 7:15। थैंक यू कपिल। आए अब सर आगे आएंगे और अब मैं आपको एक नई दुनिया के एक प्रैक्टिकल रूल की तरफ लेकर के जाऊंगा। हमारे मुल्क में इतना इस चीज का इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन आप लोग तो इंशाल्लाह पाकिस्तान से बाहर जॉब पे जा रहे हैं। कितने लोग जाना चाहते हैं पाकिस्तान से बाहर? कितने लोग कहते हैं सर मैं अभी बिल्कुल क्लियर हूँ, इस मुल्क में नहीं रुकूंगा, बाहर जाऊंगा? बिल्कुल क्लियर, सोचा ही नहीं है मतलब। कितने लोग कहते हैं, देखो एक बात प्रैक्टिकल याद रखना, ये चीज अपने आप को बेवकूफ बनाना है कि मैं जा करके आप अपने खानदान में, रिश्तेदारों में अगर लोग हो तो आप देखें जो पढ़े लिखे लोग, एक होता है कि पढ़ा लिखा जो क्वालिफाइड प्रोफेशनल लोगों, देखें कितने लोग जा करके वापस आते हैं, नहीं आता, मुश्किल से। भाई इक्का दुक्का, माँ बाप की इकलौती औलाद है। मैंने कहा भाई तू, एक मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज बताता हूँ। मेरा एक दोस्त था IBA का बॉय, उसके अब्बा ने, IBA वाला का थोड़ा शशका आता है ना, उसके अब्बा ने जमीन बेच करके उसका यूनिवर्सिटी में करवाया, और वो येल में था या किसी और यूनिवर्सिटी में था। जब वो जा रहा था, मतलब टॉप 10 में आती थी, जब मैं तो हमने उसको कहा, हमने कहा यार देख अम्मा अब्बा की तो इकलौती औलाद है, वापस आएगा क्यों? देखो अम्मा अब्बा ना उस स्टेज पे होते ना कि वो नहीं मूव हो सकते। ये बच्चों के दिमाग में होता है, टोपियां होती है कि अम्मा अब्बा को मूव करेंगे, आपके अम्मा अब्बा मूव, उन्होंने जिंदगी के 50 साल अगर यहाँ पे गुजार लिए ना, बड़ा 10 साल वो नहीं आएंगे आपके साथ बाहर। ये बात भी एक फैक्ट है। सही है? तो ये अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं मूव कर लूंगा, तो सिर्फ आपको लगता है, अम्मा अब्बा वहां पर आएंगे भी तो सेट नहीं हो पाएंगे। खैर बहुत रेयर होता है कि अम्मा अब्बा हो जाए। अब तो वो गया, उसने कहा कि यार हमने इकलौता है, वापस आकर बोलते जरूर आऊंगा भाई, मेरे बाप ने अपनी जमीन बेच करके मेरा यूनिवर्सिटी में। हमने कहा चलो यार अच्छी बात है। गया 2 साल बाद वापस आया, हमने कहा अब तो वहीं पे। तो बोलता है यार, मैंने कहा, बोलता है नहीं भाई मैं क्यों यहाँ पे आऊंगा, मेरे तो पैसे ही पूरे जो पढ़ाई में लगे हमारे।
तो हमने कहा तेरे अब्बा ने तेरी जमीन बेच के तुझे भेजा था, याद है? बोलते तो क्या, वो हर माँ बाप करते, हर माँ बाप करते हैं। वापस नहीं आ रहा। और यही चीज एक और मेरा दोस्त, उसको मैंने कहा कि भाई के जो है तू आजा, तेरा दिल नहीं चाहता पाकिस्तान? बोलता है यार अभी कोरोना में तो खास तौर पे इतना दिल चाहा, क्योंकि बोलता है देखो बाहर जो है ना रूटीन है, जिंदगी, बोला बाहर रूटीन है, जिंदगी नहीं है। जिंदगी क्या है? वो कहते हैं बेटा ये तुम लोगों को लगता है ना, मतलब बाहर अगर आप फर्म में जाओ ना या कहीं भी जाओ तो वहां पर 9 का मतलब 9 होता है। पाकिस्तान में तो जो सीए क्वालिफाई होते हैं ना, वो इंडस्ट्री में भी हो ना, तो 9 का मतलब होता है 10:30 बजे आ रहे हैं क्वालिफाइड सीए, भरम अपने भाई, सही है। हम फर्म वाले तो आते ही 12 बजे, सही है। तो भाई पॉइंट ये होता है कि बोलते हैं सुबह आने का टाइम है और जाने का टाइम सीजन में तो बिल्कुल भी, बोला क्योंकि देखो गोरा जो है ना वो वर्कहॉलिक है, वो कहता है मंडे टू फ्राइडे काम, सैटरडे संडे पार्टी, सही है। तो बोलता है जिंदगी वहां पे मंडे टू थर्सडे तो आपकी जिंदगी, फ्राइडे को थोड़ा सा सुकून हो जाता है नॉन सीजन पीरियड में, बाकी कहता है हफ्ता इतवार तो वहां पर आप सीजन में, बोला पाकिस्तानी लगा रहे होते हैं और इंडियंस, गोरा हफ्ते इतवार को काम नहीं करता। लेकिन उसने कहा कि यार वहां पर रूटीन क्यों है? बोला यार वहां पर जाकर आपको बहुत सारे काम खुद करने, क्योंकि वो है इतने महंगे कि आपके अंदर का पाकिस्तानी आपको उनको आउटसोर्स करने हैं, जैसे लॉन्ड्री वगैरह, बोलता है खाना वाना। बोलता है भाई अब मेरे दोस्त है माशाल्लाह क्वालिफाइड है, बोलता है यहाँ पर तो होता है ना कभी किसी घर पे दावत हुई, देख बनवा ली, फूड पांडा कर लिया, वहां पर जो है ना सब ने जिम्मेदारियां ली हुई होती है कि फलाना ये बना के। तो बोलता है वहां पर अगर, क्योंकि अगर हमने, तो बोलता है यार मैंने उसका तो वापस आ जा पाकिस्तान। बोलता है यार मैं तो आ जाऊं बट मेरे बीवी बच्चे अब उस माहौल के आदी हो गए ना, तो वो पाकिस्तान वापस, तो ये अपने आप को आप बेवकूफ बनाएंगे कि मैं, और आप पाकिस्तान आ भी जाएंगे ना तो भी आपको मजा, आप महीने के 5 लाख रुपए कमा चुके हैं और आपको यहाँ पर नौकरी मिलेगी ना 2.5 लाख की, तो आपको मजा नहीं आएगा। आपको जब यहाँ पे ट्रैफिक में फंसना पड़ेगा तो भी मजा नहीं आएगा। हाँ आप वैसे बड़ा एंजॉय करेंगे ये वो, लेकिन क्योंकि भाई वहां पर जो ढाबों का सीन है, तुम लोग यहाँ पे ढाबों पे बैठे हुए हो, ऑफिस में सुट्टा ब्रेक पे गए तो प्रॉपर बातचीत, ये वो दोस्ते वोस्ते, मतलब मैं सच बता रहा हूँ कि फर्म में आप जाएंगे सुट्टे ब्रेक। एक और चीज एडवाइस, यहीं से बात निकली है, तो फर्म में जाना है 2 चीजों पे कंट्रोल रखना है। पहली चीज इस पे कंट्रोल रखना है वो ये है सुट्टा नहीं शुरू करना। दूसरी चीज कि आप लोगों ने झूठ, बाज मर्तबा इतना झूठ बोल लेते हैं फर्म के अंदर कि आपको वो झूठ, अपना झूठ भी सच लगता है। हमने ऐसा किया, हम रिव्यू करा के निकले, पार्टनर ने बोला तूने ये देखा है? हाँ बॉस देख लिया। ये देखा है? वो भाई ना सिर्फ देखा है, उसके ऊपर पूरी कहानी सुना दी। बाहर निकले, जूनियर बोला आपने कब देखा था? हालांकि उसका एरिया मैं रिव्यू करा रहा हूँ। मैंने कहा देख तो लिया था। बोलते आपने नहीं देखा था। तो मैंने कहा जो कहानी सुनाई थी, बोला वो आपने पुराने कहानी की सुना दी थी। मतलब आपको अपना झूठ भी, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैंने पार्टनर को टोपी करा दी, सही है, निकाल दिया। और कभी कभी तो जो है ना, तो मैं बता रहा हूँ। और एक चीज सुट्टा, अच्छा एक मैं कहता हूँ देखो आपको जो है ना, जो चीजें हलाल हो उनको देखो, उनको एक दफा ट्राई जरूर करना चाहिए। भाई मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ, मैं सर मुनीर के साथ में खड़ा होता हूँ, बोलता हूँ सर आपको देख के मुझे लगता है कि सीए इतना मुश्किल है। आप कहते हैं इतना पढ़ो, मैं कहता हूँ सर नहीं पढ़ना, स्मार्ट काम। मैं कहता हूँ सर 12 घंटे तो मैंने आप पेपर के दिनों में नहीं पढ़ा है। सर सीए इतना मुश्किल, लेकिन सर मुनीर असल में वो पढ़ाकू बच्चे थे, सही है। तो वो पढ़ने वाले बहुत शौकीन और मैं पढ़ाकू, मतलब मेरे नजदीक अट्रैक्शन बहुत ज्यादा थी। खैर फिर कभी आऊंगा। लेकिन एक चीज, एक प्रैक्टिकल एडवाइस दे रहा हूं, देखिए सुट्टा आपको ओकेजन ऐसा हो कि आप ओकेजनली, लड़के हैं तो कम से कम आप ओकेजनली सुट्टा। अब मैं आपको बताता हूँ इसको आप अपनी ऑडिट लाइफ में कैसे यूज करेंगे। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है।
आप सर देखें, मेरा अपनी एक रिसर्च है कि इंसान 2 औकात में वो बातें बयान कर देता है जो आम हालात में नहीं करता। एक सुट्टा पीते वक्त और एक रात को 12 बजे के बाद मैसेज पे। तो उसके मुंह से ऐसी ऐसी बातें निकल जाती है जो उसको निकालनी। और अगर आप स्मार्ट आदमी, आप उन्हीं दोनों मौकों पे बहुत सारी बातें उगलवा। तो हमारा एक क्लाइंट था, अब उस क्लाइंट में हमें पता था कि इश्यूज बहुत सारे, लेकिन फाइनेंस का जो सीएफ होता ना, वो बहुत ज्यादा शातिर दिमाग, जो इविल जीनियस सरदारी। तो अब फाइनेंस की चीजें पता नहीं चल रही, फाइनेंस से मल्टीनेशनल क्लाइंट। असर के बाद मैंने देखा कि यार एक बंदा है, वो रोज असर की नमाज के बाद सुट्टा मारने उसके छत पे बना होता है, वहां पे खड़ा होता है, सुट्टा मार रहा होता है। फिर मैंने ये भी देखा कि यार एक आध दफा फाइनेंस के बंदों को 1-2 ताने भी टॉन्ट मार के गया था। उनका इसकी और फाइनेंस की लगती है। तो मैंने फिर खैर सिगरेट ली, पीता नहीं बट पीने आती है। पहली सिगरेट मतलब कोई देख के ये बता नहीं सकता कि बंदा पहली दफा मैंने सिगरेट पीने का तजुर्बा 4थी क्लास में कर लिया था। सही है। अब मैंने कहा कि यार मतलब जो बचपन में तजुर्बे किए थे उनको अब मैंने उसके साथ जाके देखो, याद अपना सुट्टे की जो दोस्ती होती है ना, वो होती भी अलग है। वो जो बॉन्डिंग है, मैंने उसके साथ जो है जाके 1-2 दिन सुट्टा लगाया, बता यार ऑडिटर है ये वो फला। फिर उसके बाद तीसरे दिन पॉइंट मारा, मैंने कहा तुम्हारे फाइनेंस के लोग हैं ना, मुझे नहीं लगता एक काबिल वाबिल है। वो बंदा मार्केटिंग का था। मैंने कहा यार तुम लोग जब नजर आता है पूरा दिन भाग दौड़ इतना काम करो, ये लोग गप्पे लगाते हैं, काम वाम है नहीं। पहला पॉइंट डाला, उसके बाद वो बंदा इतना शुरू हुआ मुझे रुकना पड़ा। उसने बताया कि बेटा उस पेमेंट के बारे में पूछ क्या हुआ था, इस लेजर में जाके देख के क्या क्या चीजें इन्होंने डाली हुई हैं, उनसे पॉइंट पकड़े, वेरीफाई किए और पार्टनर को पेश कर दिया जैसे हमने आइडेंटिफाई। तो ये किसका बेनिफिट है? सही है सर। नहीं ओके, आपके अंदर ये स्किल हो कि आप कभी कभी पिए तो किसी को ये ना लगे कि नया खिलाड़ी है। चले सर आ जाए तो खैर, चले सर आ जाए सर। अब हम आ रहे थे इसके ऊपर प्रैक्टिकल दुनिया, नई दुनिया में आप लोग पाकिस्तान से बाहर में घुमा रहा था। अच्छा, पाकिस्तान में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस या एम्प्लॉय शेयर स्कीम, जो कि आप लोग टैक्स में पढ़ते हैं ना। पाकिस्तान में मैंने सिर्फ यूनिलीवर में देखा था, यूनिलीवर ने अपनी पेरेंट कंपनी के दिए थे। बट अगर आप पाकिस्तान से बाहर जाएंगे ना, तो एम्प्लॉइज को एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट दिया जाता है कि अगर आप 4 साल 5 साल कंपनी में स्टे करते हो तो आपको इतनी इक्विटी मिलेगी, इतने एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस मिलेंगे। और सर ये इतना अच्छा बेनिफिट होता है कि एम्प्लॉइज जो हैं उसको अवेल करना चाहते हैं और वो उसको अवेल करते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए रुकते हैं, क्योंकि उनको ये जो है ना कंपनी की 0.5% ऑफ इक्विटी दे देता है। तो 0.5% इक्विटी इज टू मच। सही है सर। अगर कंपनी ग्रो कर गई, चल गई तो बहुत अच्छी बात है। तो सर दुनिया भर में होता है, हमारे पास भी एक स्टैंडर्ड है जो हम इंशाल्लाह FFR में पढ़ेंगे, कहें इंशाल्लाह। अभी हम उसकी दूसरी साइड, एक होता है कंपनी ने कहा आज हमारे पास पैसे नहीं है, हम नए हैं, स्टार्टअप है, तो हम आपको अपने शेयर्स देंगे। क्या देंगे? शेयर्स देंगे। एम्प्लॉइज को कहा कि भाई ये तेरी बेसिक सैलरी है, सपोज करो जो है बेसिक सैलरी है 30,000 रुपए, बाकी तुझे 25,000 रुपए के हर महीने क्या मिलते जाएंगे? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस। और अगर तू कंपनी में टिक गया तो 2 साल बाद तू उनको एक्सरसाइज करके शेयर्स जो है बिल्कुल नॉमिनल वैल्यू पे ले लेगा या फ्री में ले लेगा। सही है। अब सर ये चीज बहुत कॉमन है, तो ये तो मैंने बोला एम्प्लॉइज की, लेकिन ऐसा होता है बाज मर्तबा जो स्टार्टअप होते हैं उनके पास पैसे, तो वो क्या करते हैं अपने वेंडर्स को, अपने कस्टमर्स को भी कहते हैं कि भाई कि तुम हमसे आज हमें सर्विसेज दो और सर्विसेज के बदले में कैश नहीं लो, हमारे शेयर्स ले लो, हमारे शेयर्स ले लो। अब आपको शेयर्स मिल रहे हैं सर्विसेज देने के मद में,
तो उनको अब आपने कहा मैं रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करूं, तो इसने क्या कहा, रिकॉग्नाइज एट फेयर वैल्यू एट टाइम ऑफ कंप्लीशन। अब आए, अब इस सवाल को करते हैं ट्रांजैक्शन प्राइस के साथ। जो पहला सवाल है पेज नंबर 28 वाली सीक्वेंस पे हम चलेंगे, तो आगे आ जाएं, बल्कि 28 भी नहीं, पेज नंबर आप आएंगे 29 पे 30 पे, क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 30, क्वेश्चन नंबर AX Limited decides to take a contract to perform consulting services that would normally be valued at rupees 50,000, 50,000 पे वैल्यू है, ठीक है। हमने कहा हम एक सर्विस दे रहे हैं जिसके नॉर्मली हम कितने चार्ज करते हैं, 50,000। फिर कह रहा है एक सेल डिटरमाइन दैट द सर्विस इज सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, कस्टमर कंपनी भी एग्रीज टू पे 1,000 shares of company upon completion of service. Both accepts the contract on 1 January 2017 when shares are valued at rupees 50 a share. On 1 Feb 17, एक सेल completes the service when shares are, अब सर हमारे पास 1 जनवरी को एग्रीमेंट हुआ, उस वक्त वैल्यू कितनी थी और आज कितनी है, तो कितने पे रिकॉर्ड करूंगा, हमने कहा सर हम रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि यहाँ पे रूल किया है रिकॉग्नाइज एट फेयर वैल्यू एट टाइम ऑफ, लेकिन सर गुड्स की वर्थ तो 50,000 थी। स्टैंडर्ड ने कहा गुड्स को नहीं देखना, अगर तुम फेयर वैल्यू निकाल सकते हो। तो हमने कहा सर मैं इसकी एंट्री क्या बनाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 9 की सर एंट्री बनाऊंगा रेवेन्यू क्रेडिट, और मेरी इन्वेस्टमेंट होगा IFRS 9 वाली, इन्वेस्टमेंट डेबिट कितने से 52 इंटू कितना हो गया। अब सर एक मासूमाना सवाल जिसको मैं भी लर्निंग आउटकम में लिखाऊंगा, अगर शेयर्स की फेयर वैल्यू नहीं निकल सकती रिलायबली तो क्या कर दे सर, अगर फेयर वैल्यू रिलायबली नहीं निकल सकती तो फिर आपकी जो सर्विस की फेयर वैल्यू इस पर रिकॉर्ड करेंगे 50,000 पे, सही है। तो इसका लर्निंग आउटकम लिख लो एग्जांपल नंबर 10 का, if fair value of shares cannot be determined, if fair value of shares cannot be determined, then recognize revenue at fair value of services. Then recognize, if fair value of shares cannot be determined, then recognized revenue at fair value of services slash goods, goods services जो भी आप दे रहे हैं उसकी। तो इसका मतलब है अगर आपको नॉन कैश कंसीडरेशन मिल रही है तो पहले उसकी फेयर वैल्यू को देखना है रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने के लिए, और अगर उसकी फेयर वैल्यू निकाल नहीं सकते तो किसकी फेयर वैल्यू को देखना है, गुड्स या सर्विसेज की। तो एग्जामिनर ये शरारत कर सकता है, तुम्हें पेपर में कह दे केस ए फेयर वैल्यू रिलायबली मेजर है, केस बी रिलायबली मेजर, और याद रखो इस अटेम्प्ट में ये छोटा आएगा, तो एक्सपेक्टेड है 2-4 नंबर के लिए इस किस्म की भी कोई एग्जांपल, क्योंकि ये FAR 1 लेवल पे भी अब तक पूछा नहीं गया और सिलेबस में है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे और करना शुरू करेंगे आप लोग।
An entity enters into a contract with a customer to provide consultancy service for 1 month. The contract is signed on 1 January 18 and work begins. In exchange for this service, the customer promises to pay 100 equity shares of per week of service. That is total 400 shares for the contract. Terms in the contract require that the shares must be upon the successful completion of each week of service. Fair value of 100 shares that are received upon completion of each weekly service are as follows. क्या करेंगे जी? फर्स्ट वीक में क्या एंट्री बनेगी? सर हमने कहा 10 फर्स्ट वीक की एंट्री है ना, फर्स्ट वीक की क्या एंट्री बनेगी? इन्वेस्टमेंट कितने से? 100 इंटू 50, 100 इंटू 50 5000। वीक 2 में सेकेंड वीक इन्वेस्टमेंट डेबिट रेवेन्यू कितने से? 100 इंटू 5300, ऐसा ही। वीक 3 में थर्ड वीक इन्वेस्टमेंट डेबिट कितने से? इंटू 57। और लास्ट वीक क्या होगी? फोर्थ वीक इन्वेस्टमेंट और रेवेन्यू कितने से? 5800। अब एक मासूमाना सवाल है, सर एक गलती हमने नहीं कर दी, हर वीक हमने ये 100 को रिवैल्यू नहीं किया। हाँ तो ये 100 जो पहले वीक मिले थे, अगले वीक इनकी वैल्यू बढ़ाएंगे नहीं? क्यों? तो इन्वेस्टमेंट तो है ना, ये फर्ज रेवेन्यू में नहीं, लेकिन फेयर वैल्यू गेन रिकॉर्ड करूंगा भाई। 100 के ऊपर क्या मुझे सेकंड वीक फेयर वैल्यू गेन रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए? फिर ये अकाउंटेंट बोलेगा मैं कोई गधा हूं, यही काम करूं, हर वीक करूं? भाई जितने भी शेयर्स हैं टोटल को कब करेंगे? रिपोर्टिंग डेट पे। ये हर वीक थोड़ी करने का काम होता है कि रीमेजर करेंगे, है ना सर? हमने कहा रीमेजरमेंट कब होती है? रिपोर्टिंग डेट पर, ऐसा ही है। तो हमने कहा नॉन कैश कंसीडरेशन को अगर हम समराइज करें, ट्रांजैक्शन प्राइस में पहली शरारत तो मैं भी करवाई है कि नॉन कैश भी मिल सकती है ट्रांजैक्शन प्राइस कैश के अलावा भी। तो क्या करते हैं उसमें? हमने कहा एट द फेयर वैल्यू एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन। अगर फेयर वैल्यू नहीं निकल सकती तो बुक वैल्यू, है ना सर? अगला पॉइंट अब आएंगे, कंसीडरेशन पेबल टू। सर व्हाट डू वी मीन बाय कंसीडरेशन पेबल टू कस्टमर? कस्टमर को आप देंगे इंसेंटिव। क्या देंगे? इंसेंटिव देते हैं। आपने कहा इंसेंटिव ये होता है कि कस्टमर, हम तुम्हें आज गुड्स दे रहे हैं और तुमने अगर इतना टारगेट अचीव कर लिया या हमसे वादा करो तुम इतने के गुड्स खरीदोगे तो हम तुम्हें इतने रुपीस वापस दे देंगे, डिस्काउंट दे देंगे, कुछ हम कर देंगे। सही है भाई? आज मैंने फॉर एग्जांपल ये मैं मार्कर बनाता हूँ, इम्तियाज वाले को बोला अगर तुमने मुझसे साल की 10 मिलियन की इस मार्कर की परचेज कर ली ना तो मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। कितने दूंगा? अब देखो, एक होता है क्वांटिटी डिस्काउंट पे, उसकी बात यहाँ पे ये हो रहा है अमाउंट डिस्काउंट। तुमने मुझसे 10 मिलियन की परचेज की तो डिस्काउंट कितना दे रहा हूं? 5 लाख।
तो स्टैंडर्ड कहता है कि हसन साहब आपको रेवेन्यू, अगर आपको लगता है कि ये 10 मिलियन की परचेज कर लेगा तो आपको रेवेन्यू ही कितने का रिकॉर्ड करना है, 9.5 मिलियन का। तो ये वाला केस है, लेकिन ये केस इतना, इसमें एक खतरनाक एग्जांपल है, नहीं वो मैं भी आपको कराऊंगा, आए पढ़ते हैं। लास्ट सवाल है और आप देखें तो सही सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 31। कंसिडरेशन पेबल टू customer IFRS 15 illustrative example 32. Journalize the above. An entity that manufactures consumer goods enters into a 1-year contract to sell goods to that is a large global chain of retail. The customer commits to buy at least 15 million of the products during the year. Contract also requires the entity to make a non-refundable payment of 1.5 million to the at the inception of the rupees 1.5 million payment will compensate the customer for changes it needs to its shelving to accommodate the entity's product during the entity sold goods worth rupees 2 million to the customer। सबकी तवज्जो इधर भाई, उसने हमसे वादा किया, इम्तियाज वाले ने कि सर मेरी गारंटी है, मैं बेचना जानता हूं, कुछ भी करके बेचेंगे, 15 मिलियन का आपसे माल खरीद रहा हूं, ऐसा ही है। बट इम्तियाज वाले ने कहा सर एक कंडीशन है, क्या, आप मुझे आज 1.5 मिलियन की एक पेमेंट भी कर दें, ये मेरा वादा है, 15 मिलियन के गुड्स खरीदूंगा, ये आप मुझे अगर आज कर देते हैं पेमेंट। तो स्टैंडर्ड कहता है नेट रेवेन्यू भाई तुम्हारा कितना है, 13 पॉइंट, लेकिन इसकी एंट्रीज बनानी है, मुझे नहीं पता, एंट्रीज बनाओ। अभी कोई कॉन्टेक्ट इम्तियाज, मैं बेचने वाला हूं मार्कर। इम्तियाज ने कहा हसन साहब आपसे 15 मिलियन का मेरा वादा है, साल में खरीदूंगा, और 1.5 मिलियन लेकिन आपने आज मुझे देने होंगे। अब मैं उसको किसी भी नाम से दूं कि भैया तुझे मैं 1.5 मिलियन दे रहा हूं ताकि तू अपने शेल्विंग स्पेस सही कर, इंसेंटिव दूं, मैं असल में देख क्यों रहा हूं, उसने मुझसे वादा किया 15 मिलियन खरीदने का। तो स्टैंडर्ड कहता है आप कस्टमर से यूजुअली पैसे लेते हो, लेकिन अगर आप उसको कुछ दे रहे हो तो आपका रेवेन्यू क्या है। अब आपने ये एंट्री बनानी है, इसकी एंट्रीज बनानी है, टोटल बना दी, याद रखें मेरा रेवेन्यू कितना है, 13.5 मिलियन का, 13.5 मिलियन का, तो मेरा रेवेन्यू 13.5 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। सब बना ले एंट्री भाई, माना तुम लोगों ने कहा हो गया, लेकिन करने दो। आखिरी महीने तक की, आखिरी नहीं मतलब जो भी सवाल में डेटा है उसकी।
वाकई में अच्छा बनाया, याद है। क्वेश्चन या क्या पूछ रहे हैं भैया? नहीं बेटा, हर हफ्ते की बनाने ज्यादा अच्छा है, वैसे एक बना सकते हैं लेकिन ज्यादा अच्छा है। चले जी, बना लिए एंट्री। कितनी एंट्रीज बनाई? 2, 1, 3। क्या एंट्री बनाई सर? आज मैं उसको कितने पे कर रहा हूँ? 1 तो मैं 1.5 का या तो प्रीपेड कह दूं या तो एडवांस कह दूं, कोई भी एक ऐसा एसेट क्रिएट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट एसेट नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे बताऊंगा बेटा जब हम इसको आएंगे कॉन्ट्रैक्ट। 15 मिलियन का कितने परसेंट दे रहा हूं? 10%। ये इसने बता भी दिया है 1.5। ये मैंने बता दिया कि भैया आज जिस दिन मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है उस दिन मैंने एंट्री बना दी। ऐसा ही है, मैं कह सकता हूं ईयर 0 पे या मंथ 0 पे, है ना सर? अगर अब मैं आऊंगा मंथ 1 पे, तो मैंने कहा अब ये जो एडवांस है ना, इसको मैं ऑफसेट करूंगा हर पेमेंट में से। मुझे पता है ये एडवांस जो है कितना बना है, 1.5 डिवाइडेड बाई 15, तो ये 10% बना है। तो मैंने कहा हर पेमेंट में से 10% एडवांस को एडजस्ट करूंगा, एंट्री बनाऊंगा। बैंक तो 2 से, एडवांस प्रीपेड कितने से? 2 का 0 और बाकी सर रेवेन्यू क्यों 1.8 से? क्योंकि मुझे रेवेन्यू जब 15 मिले तो मेरे पास रेवेन्यू आएगा 13.5 का। रेवेन्यू में 13.5 से बढ़ा, क्योंकि सर कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी तो आ सकता था कि सर हम इस एडवांस को रेवेन्यू पूरा रिकॉर्ड करते। देखो इसकी एक एंट्री ना कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ सकती थी। आप बनाएं बैंक डेबिट, रेवेन्यू पूरे 2 से, और ये आप डेट को डाल दें मार्केटिंग एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट पॉइंट। कुछ बच्चों के दिमाग में ये चीज आ सकती थी, स्टैंडर्ड ने कहा अलाउड, स्टैंडर्ड ने कहा रेवेन्यू नेट ऑफ करना जरूरी है, सब्सटेंस ओवर। बोला कोई ये तुम्हारा जो है ना मार्केटिंग एक्सपेंस नहीं है, कस्टमर ने तुमसे वादा किया है तभी तुम उसको 1.5 मिलियन, तो नेट देखा जाए तो तुम कितने पे जा रहे हो? 13.5। एक होमवर्क के साथ एमसीक्यूज लिखो बेटा, होमवर्क वाले, या अभी करा दूं कपिल? एक एमसीक्यू कर ले अभी, एक एमसीक्यू कर ले, छोटा सा एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 18, एमसीक्यू नंबर 18, गोल्डन एमसीक्यू नंबर 18 गोल्डन लिमिटेड enters into a contract with a major chain of retail stores. Customer commits to buy at least 20 million of products over the next 12 months। अब देखो यहां पर उसने एडवांस पेमेंट करवाई थी हमसे, यहां पर शायद ऐसी कोई बात नहीं करा। टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्ड गोल्डन टू मेक अ पेमेंट ऑफ ₹1 million to compensate the customer for changes that it will need to make to the retail stores to accommodate the product. By 31 December 2011, Golden has transferred products with a sales value of 4 million to the customer. How much revenue should be? इसकी एंट्री भी बनाओ बेटा, इसकी एंट्री भी बनानी है। 3.8 तो आपने बता दिया, 1/20 करके 5% में इसको ऑफ दे रहा हूं, है ना? लेकिन इसकी एंट्री यहाँ पे कोई एडवांस पेमेंट नहीं हुई है। ऑनलाइन वाले बच्चों आप लोग बताएंगे। क्या
एंट्री होगी? जिन्होंने पढ़ा हुआ है सर वो नहीं, मतलब समझा करो, जो लोग पहली दफा सही जगह नहीं है उनसे पूछ लेते हैं। आए सर, क्या एंट्री बनाएंगे? MCQ 18। देखिए सर, जो हमने एग्जाम्पल पढ़ी ना उसके अंदर एडवांस में हमने 1.5 मिलियन दे दिए थे। यहाँ पर एडवांस में कुछ भी नहीं है, लेकिन वादा है कि तुमने 20 मिलियन लेने और हमें तुम्हें 1 मिलियन देना है, वादा है। अभी हमने दिए, लेकिन हमें ये बात पता है कि 20 के ऊपर अगर 1 मिलियन देंगे इसका मतलब है हम उसको 5% डिस्काउंट दे रहे हैं। ऐसा ही है। स्टैंडर्ड डे का रेवेन्यू होगा तुम्हारा 20 माइनस 1 कितना? रेवेन्यू शुड बी नेट ऑफ। ऐसा ही है। तो हम 31 दिसंबर 11 को क्या एंट्री बनाएंगे? बैंक डेबिट कितने से? 4 मिलियन। और रेवेन्यू और पेबल मैंने कहा 4 मिलियन का 5% डाल दूंगा। पेबल में कितना आ गया? 0 और 3.8 का क्या आ गया? रेवेन्यू। ऐसा ही है। टोटल मैंने कहा 20 के वो खरीदेगा, तो अब मेरा रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा 19 का। तो आज एंट्रीज की मदद में कैसे लिखा? बैंक डेबिट, रेवेन्यू और पेबल। तो सर क्या ये आसान है? ट्रांजैक्शन प्राइस के हमने 2 केसेस, सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग और वेरिएबल, जुमेरात को पढ़ेंगे। सही है सर, इंशाल्लाह। खास तौर पे बच्चों देखिए, वो हजरात, वो बच्चे सर, वो बच्चे जिनको मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिन्होंने FAR1 मुझसे पहले नहीं पढ़ा या पहले पढ़ा था, बहुत टाइम हो गया, उनको कहीं भी लगे ना कोई चीज समझ में नहीं आ रही, फौरन पूछना है। सही है सर। ये इस अटेम्प्ट में 8 नंबर तक का है, लेकिन लाजमी अगर पूरे 8 का नहीं 4-5 का जरूर पूछेगा, लेकिन ये फ्री के मार्क्स है। ये वो बॉलर है जिसमें तुम्हें छक्का। सही है सर। क्विकली समराइज करते हैं। IFRS 15 2 स्टैंडर्ड्स को रिप्लेस करता है, IAS 18 और IAS 11। हमने कहा IFRS 15 कहता है कस्टमर वो होता है जो ऑर्डिनरी एक्टिविटीज ले। ट्रांजैक्शन प्राइस में से उन चीजों को हटा दो जो किसी और के बिहाफ पे कलेक्ट करते हो। इसने कहा 5 स्टेप मॉडल है। पहला स्टेप है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि तुम्हारा कोई एग्रीमेंट हो। कॉन्ट्रैक्ट कब वैलिड होगा? जब 5 बातें होंगी। पहली बात अप्रूव्ड हो, दूसरी बात राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस आइडेंटिफाइड हो, तीसरी बात पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशन, चौथी बात कमर्शियल, पांचवी बात कि आपको पैसे मिलना प्रोबेबल हो। एक भी बात पूरी नहीं हुई, आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते जब तक सारे क्राइटेरिया मीट। दूसरा परफॉर्मेंस, सवाल वो काम जिसके पैसे मिलेंगे। यहाँ पे पॉइंट है कि किस सवाल में कब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एक से ज्यादा होगी? जब कस्टमर भी उनसे बेनिफिट अलग से ले सकता हो, सेलर के लिए भी वो अलग हो। यहाँ पर रूल लगेगा लोअर ऑफ। कस्टमर अगर इससे बेनिफिट अलग अलग नहीं ले सकता तो एक ही है। सही है सर। सेलर के लिए अगर वो अलग अलग नहीं है तो एक ही है। हमने इसके ऊपर डिफरेंट एग्जांपल्स देखी। फिर आया तीसरा स्टेप, मेरे हिसाब से IFRS 15 का सबसे शरारती स्टेप ये है। इसके अंदर हमने कहा 2-4 चीजें अभी हमने 2 पढ़ी। नॉन कैश रिकॉग्नाइज रेवेन्यू एट फेयर वैल्यू। अगर फेयर वैल्यू नहीं गिवन हो नॉन कैश की तो किस पे रखेंगे? फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज। और हमने कहा सर कंसीडरेशन पेबल टू रेवेन्यू क्या होना चाहिए? नेट ऑफ। अगली क्लास में पढ़ेंगे ये 2 चीजें और। मिलते हैं जुमेरात को। अल्लाह हाफिज।